नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। यह कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों के हॉलीडे प्लान के साथ। मिहिर, मानिनी, सौरभ और प्रीति। प्रीति इस कहानी की मुख्य किरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन प्रीति को कोई लड़का किसी पुराने महल के बाहर रनीसा कहकर बुलाता है और कहता है, आप कम आई हैं सबको बचाने, लेकिन अब यहां से चली जाइए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। तभी उस लड़के के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है। प्रीति चौंक कर पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और मुझे रनीसा कहकर क्यों बुला रहे हो? लड़का जवाब देता है, आप मुझे नहीं जानती, मैं अमर हूं, आपका सेवक। इतना कहकर वह भाग जाता है और प्रीति एक परछाई को देखकर डर जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। प्रीति को पसीने में भीगा देख मिहिर पूछता है, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या जो इतना डर रही हो? तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। प्रीति गुस्से में कहती है, यह कोई मजाक की बात नहीं है। मिहिर हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बिगाड़ो। तभी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है और चारों ओर घना अंधेरा फैल जाता है। सौरभ कहता है, वो देखो, वहां कुछ गांव जैसा लग रहा है। मानिनी डरते हुए कहती है, कितना डरावना है वो, और वहां तो बिजली भी नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मिहिर हंसते हुए कहता है, बेकार की बातें मत करो, ये कोई पुराना गांव होगा। अगर लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां कुछ गड़बड़ है। भूत प्रेत वगैरह सब कहने की बातें हैं। चारों गांव की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति मिहिर का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मिहिर कहता है, डर नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दूसरी ओर मानिनी भी सौरभ को कसकर पकड़ लेती है। चारों गांव में पहुंचते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। मिहिर जोर से आवाज लगाता है, कोई है यहां? हमारी मदद कर सकता है क्या? गाड़ी गर्म हो गई है, हमें पानी चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी प्रीति को वही आवाज सुनाई देती है, रनीसा, आप यहां क्यों आई? चली जाइए यहां से। प्रीति उस आदमी को देखकर डर जाती है। ये तो वही है जो मैंने सपने में देखा था, अमर। वो घबरा जाती है और सबको वहां से चलने को कहती है। मिहिर, सौरभ, मानिनी, चलो यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन मिहिर कहां मानने वाला था। वह कहता है, प्रीति, तुम तो बस बेकार की बातों से डर जाती हो, खुद डरती हो और हमें भी डराती हो। तभी मानिनी गुस्से में बोलती है, कभी हमारी बात भी सुन लिया करो, हर बार हमारा मजाक उड़ाना क्या अच्छा लगता है। शायद इस बार प्रीति का डर सही हो सकता है यह जगह सच में शापित हो। मिहिर और सौरभ हंसते हुए कहते हैं, ये 21वीं सदी है मैडम, यहां कोई श्राप व्राप नहीं होता, जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। प्रीति कहती है, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वही करो। मिहिर और सौरभ पूरे गांव में घूमते हैं लेकिन उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखता। सौरभ कहता है, यार मिहिर, कहीं प्रीति और मानिनी की बात सच तो नहीं? क्या हम गलती कर रहे हैं उनकी बात न मानकर? तू खुद देख, पूरे गांव में कोई नहीं है। चल यहां से निकलते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। मिहिर कहता है, अब तू भी डराने लगा। ठीक है, चलते हैं, लेकिन गाड़ी तो गर्म है, पानी चाहिए और अंधेरा भी बहुत है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों गांव से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी मानिनी को किसी के रोने की आवाज आती है। प्रीति चारों तरफ देखती है तो देखती है एक कोने में एक लड़की पत्थर पर बैठी रो रही है। मानिनी कहती है, पता नहीं वो क्यों रो रही है, चलो उसकी मदद कर देते हैं, क्या पता हमें भी उसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे भी यहां तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। फिर वे चारों एक साथ गांव से बाहर निकलते हैं और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं वह चल पड़ती है। तभी मिहिर कहता है, ये कैसे हुआ? उसी समय उनकी गाड़ी की छत पर वही लड़की आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम लोग बाहर आ गए, वरना आज तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा जाती। प्रीति मिहिर से कहती है, चलो यहां से, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो चुड़ैल है, हमें मार देगी, चलो। तब मिहिर जोर लगाकर गियर डालता है और स्पीड में कार को दौड़ाता है। वो चुड़ैल उसी गांव की सीमा पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसती है। कुछ दूर जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं। तब मानिनी कहती है, देखा, मैंने कहा था कभी हमारी भी बात सुन लिया करो, देखा ना, जान जाते जाते बची हमारी। सौरभ कहता है, हाँ बाबा, हाथ जोड़कर मानता हूं, आज तुम दोनों की वजह से ही हमारी जान बची। मानिनी कहती है, सौरभ, तुम तो हर वक्त मजाक करते हो। सौरभ हंसते हुए कहता है, अरे अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? वह मानिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे किस करता है और सब हंसने लगते हैं। मिहिर और प्रीति भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर अब तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। मगर इस बार मिहिर ने सोच लिया है कि वह इस सफर के खत्म होने से पहले अपने दिल की बात प्रीति को बता देगा और अपने प्यार का इजहार करेगा।
फिर सब हंसते हुए अपने बुक किए होटल की तरफ बढ़ चले। लेकिन प्रीति के दिमाग में अभी भी कुछ बातों का तूफान चल रहा था कि अमर, जिसे उसने सपने में देखा था, वैसा ही आदमी उसके सामने कैसे आ सकता है, और उसने मुझे रनीसा क्यों कहा। ऐसे कई सवालों ने उसके दिमाग में हलचल मचा रखी थी। मिहिर गाड़ी बहुत तेज गति में चला रहा था। प्रीति उससे कहती है, अब तुम गाड़ी धीरे चला सकते हो, हम उस डरावने गांव से बहुत दूर आ गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। सौरभ कहता है, प्रीति ठीक कह रही है, अब तू गाड़ी धीरे चला सकता है। मिहिर कहता है, ओके यार ठीक है, और हाँ तूने होटल तो बुक कर ही दिया है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। सौरभ कहता है, यार तुम लोगों को भी मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मैंने बुकिंग कर दी है, अब चलो। रात भर गाड़ी चलाकर मिहिर थक चुका था। वह सौरभ से पूछता है, यार कब आएगा तेरा होटल। सौरभ जवाब देता है, अरे आ ही गया समझ लो, वो जो आगे बिल्डिंग है वही तो है। मिहिर उस बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकता है। सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, ये होटल है या भूतिया महल। मानिनी कहती है, ये तो कितना भयानक है, क्या सोचकर तुमने यहां बुकिंग की, पागल हो क्या। तब सौरभ कहता है, इतने शॉर्ट नोटिस पर कौन सा ताजमहल मिलेगा, जो मिला वही कर दिया, अब चलो। सब लोग अंदर जाते हैं और चिल्लाते हैं, काका कोई है यहां पर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सब कहते हैं पूरा भूतिया महल लगता है। तभी अचानक रघुवीर काका आते हैं। सर आप लोग आ गए, कब से इंतजार कर रहा हूं, आइए मैं आपको कमरे दिखाता हूं, चलिए। प्रीति कहती है, ये केयर टेकर है या कोई भूत। तभी काका हंसते हुए कहते हैं, मैडम मैं कोई भूत नहीं हूं। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सभी अपने अपने कमरों में जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे प्रीति को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे रनीसा कहकर बुला रहा होता है। रनीसा आप यहां वापस आ गई, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त करा सकती हैं। अंधेरे में वही हैंडसम सा लड़का अमर दिखाई देता है। प्रीति कहती है, तुम यहां भी आ गई, तुम तो उस गांव में थे, और यहां कैसे। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और प्रीति की नींद खुल जाती है। वह मिहिर को आवाज लगाती है। सभी लोग प्रीति के कमरे में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रीति कहती है, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। सब हंसने लगते हैं। सुबह होते ही सब लोग माधवगढ़ का किला घूमने निकलते हैं। किला कॉटेज से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए सब पैदल ही चल पड़े। कुछ देर बाद सभी किले पर पहुंच जाते हैं। प्रीति माधवगढ़ के किले को देखकर चौंक जाती है। ये महल तो वैसा ही है जैसा मैंने सपने में देखा था। सब लोग महल में घूमना शुरू करते हैं। महल की रौनक देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब मिहिर प्रीति से कहता है, तो ये है माधवगढ़ का किला, सच में कितना खूबसूरत है। प्रीति को कुछ देर बाद ही एक बावड़ी मिलती है, जिसमें से एक औरत की आवाज आती है। वह उस आवाज का पीछा करती है। तभी बावड़ी में से कोई प्रीति का हाथ पकड़कर खींच लेता है। पानी में जाते ही प्रीति की सांस रुकने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई अनजानी शक्ति ने उसे बचा लिया है। फिर एक दूसरी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। वह कोई जादूगरनी है, जो भी उसे रनीसा कहकर बुलाती है। मैं आपकी सेविका हूं रनीसा, आप वापस आ गई, अब आप ही हमें इस श्राप से बचाएंगी। उसी समय अमर भी वहां आ जाता है। तब प्रीति कहती है, तुम सब कौन हो। और मैं कोई रनीसा नहीं हूं, मेरा नाम प्रीति है, सुना तुम सबने, चले जाओ यहां से। प्रीति की चीख सुनकर बाकी सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, बावड़ी में क्या था। बावड़ी से बाहर आते ही उस औरत को देखकर प्रीति चौंक जाती है और चीखते हुए कहती है, तुम कौन हो। वो औरत जवाब देती है, मैं आपकी सेविका जादूगरनी माया हूं। रनीसा, अब आप ही हमें श्राप से मुक्त कर सकती हैं। तभी प्रीति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। माया कहती है, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मगर अभी आपको यहां से जाना होगा, कृपया करके चली जाइए। इसके बाद प्रीति बेहोश हो जाती है। सभी दोस्त आकर वहां खड़े हो जाते हैं। जब प्रीति आंखें खोलती है तो मिहिर पूछता है, तुम ठीक हो ना। प्रीति कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। तुम लोगों को पता है, किसी ने मुझे बावड़ी के अंदर खींच लिया था, मैं तो जैसे मरने ही वाली थी। लेकिन सभी लोग हंस पड़ते हैं। तुम ये क्या कह रही हो, तुम डूबी नहीं थी, तुम तो बस कूद रही थी, लेकिन हम सब ने तुम्हें रोक लिया। प्रीति गुस्से में कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मैं तो डूब गई थी। मिहिर कहता है, अगर हम बकवास कर रहे हैं तो खुद ही अपने कपड़े देख लो, अगर तुम डूबी होती तो ये गीले होते। जब प्रीति अपने कपड़े देखती है तो वे एकदम सूखे होते हैं। वह सोचते हुए कहती है, ना जाने मेरे साथ क्या हुआ। मिहिर कहता है, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जरूर यहां किसी भूत का साया है, चलो यहां से। सब लोग बाहर निकलते हैं। तभी मिहिर प्रीति का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाता है और कहता है, मैं कितने वक्त से सिर्फ एक मौके की तलाश में था कि कब तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। प्रीति कहती है, क्या कहना है, कहो। वो कहो ना, ठीक है। मिहिर प्रीति का हाथ पकड़कर कहता है, आई
आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रीति जवाब देती है, मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी। कब से मेरे कान ये सब सुनने को तरस रहे थे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों गले लग जाते हैं। फिर मिहिर प्रीति के होठों पर किस करता है। वे प्यार की बातें करते हैं। मिहिर उसे दोबारा किस करता है और प्रीति उसके गले लग जाती है। तभी प्रीति अपनी आंख खोलती है और पीछे वही डरावनी औरत पूर्णिमा को खड़ा देखती है। वह जोर से चीखती है और मिहिर को धक्का देती है। मिहिर हैरान होकर कहता है, बहुत अच्छा बहाना है मुझसे दूर जाने का। प्रीति घबराकर कहती है, नहीं मिहिर, सच में वहां कोई था। चलो अब यहां से, सौरभ और मानिनी हमें ढूंढ रहे होंगे। प्रीति चली जाती है। उधर मिहिर को उसी गलियारे में कुछ चमकती हुई चीज दिखती है, एक ब्रेसलेट। वह सोचता है कि प्रीति इसे देखकर खुश हो जाएगी। तभी पूर्णिमा उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, यहां से चले जाओ वरना सबको मार दूंगी। मिहिर की सांसें अटकने लगती हैं और वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाता है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। किले के बाहर आते ही सब पूछते हैं, क्या हुआ मिहिर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। मिहिर कुछ कह नहीं पाता। प्रीति सोचने लगती है कि शायद मिहिर ने भी उस पूर्णिमा को देख लिया है, तभी इतना डरा हुआ है। मुझे अकेले में उससे बात करनी होगी, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। प्रीति मिहिर को एक तरफ ले जाकर पूछती है, क्या हुआ मिहिर। डरते हुए मिहिर जवाब देता है, वो वहां कुछ है। प्रीति उसे कसकर गले लगा लेती है। उधर मानिनी सौरभ से कहती है, शायद हमारा यहां आना ही ठीक नहीं था। ये ट्रिप ही सही नहीं है। पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। पहले वो डरावना गांव, फिर ये भूतिया माधवगढ़ का महल। पता नहीं आगे क्या होगा। आप तो जानते ही हैं कि प्रीति बहुत परेशान है। और आप सोच रहे होंगे कि पूर्णिमा कौन है। ये सवाल प्रीति को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि वह भी जानना चाहती है। पूर्णिमा एक चुड़ैल है। आपको याद होगा कि माधवगढ़ आते वक्त गांव में एक लड़की मिली थी जो रो रही थी। फिर वही लड़की महल में मिली, फिर उसने मिहिर को डराया। वो वही है। मगर अब सवाल यह है कि वो प्रीति का पीछा क्यों कर रही है। और ये सब यानी जादूगरनी माया क्यों कह रही थी कि वो उसकी सेविका है। अमर कौन है। पूर्णिमा प्रीति को रनीसा क्यों कह रही है। और ये सब लोग किस श्राप से खुद को बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये सब लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं, पता नहीं। तभी सौरभ ने काका से गाड़ी मंगवा ली। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और गेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। मगर प्रीति अब भी उन्हीं सवालों की उलझनों में फंसी है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मिहिर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, तभी उसका ध्यान उन सवालों से हटता है। फिर मिहिर कहता है, अब तुम सब भूल जाओ, अब तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। प्रीति मुस्कुरा देती है। सौरभ मिहिर से पूछता है, क्या तुमने प्रीति को प्रपोज किया। हाँ, और प्रीति ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा प्यार मुझे मिल गया। ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। मानिनी कहती है, काका हमें कोई जल्दी नहीं है, आप कार धीरे चलाइए। ठीक है मैडम, काका कहता है। पर इससे पहले कि काका स्पीड कम करता, अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। घना जंगल था। मानिनी और प्रीति जोर से चीखती हैं, काका रोकिए, शायद कोई हमारी गाड़ी के नीचे आ गया है। देखिए तो कौन है। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ देर के लिए सब बेहोश हो जाते हैं। अचानक प्रीति को होश आता है। वह मिहिर, मानिनी, सौरभ और काका को जगाती है। सब उठ जाते हैं। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई होती हैं। फिर सबको उस औरत की याद आती है। सब उस तरफ भागते हैं। वो औरत वहीं बेहोश पड़ी होती है। प्रीति उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखती है। लेकिन ये क्या, वो उस औरत को जानती है। वो उससे मिल चुकी है। वह मिहिर से कहती है, जल्दी पानी लाओ। मिहिर पानी लाकर आता है। वो उस औरत को होश में लाते हैं। मगर जैसे ही वह औरत होश में आती है, वह प्रीति का गला पकड़ लेती है और प्रीति चीख उठती है। मिहिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत झटके से उसे दूर फेंक देती है। अब सब समझ जाते हैं, वह औरत कोई और नहीं, जादूगरनी माया है। वह प्रीति से कहती है, रनीसा आपको मेरे साथ चलना होगा। आपका अतीत आपको बुला रहा है। मिहिर फिर से उठकर माया को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जोर का झटका खाकर गिर जाता है। माया अपने मन में कुछ मंत्र बड़बड़ा रही होती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। उसे देखकर प्रीति मदद के लिए चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। तभी काका वहां आते हैं और कहते हैं, तू जादूगरनी, तू यहां क्या कर रही है। छोड़ दे इन बच्चों को, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जाने दे इन्हें। माया की आंखें और लाल हो जाती हैं और फिर एक तेज रोशनी के साथ वह वहां से गायब हो जाती है। मानिनी डरते हुए कहती है, कोई कह दे कि मैं कोई डरावना सपना देख रही हूं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। प्रीति काका से पूछती है, आप उस औरत को जानते हैं, वो कौन है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। काका गंभीर होकर कहता है, वो जादूगरनी माया है। सालों पहले माधवगढ़ में रहती थी।
सालों पहले जिस श्राप ने माधवगढ़ को तबाह किया, माया उसी श्राप की रक्षक है। प्रीति पूछती है, कैसा श्राप? और उस श्राप से हमारा क्या मतलब? काका बताता है, सालों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने माधवगढ़ को तबाह होने का श्राप दिया था। लोगों का मानना है कि जिस दिन रानी कौशिकी लौटेंगी और इस श्राप को खत्म करेंगी, माधवगढ़ फिर से आबाद होगा। इसीलिए माया इस श्राप की रक्षा कर रही है और रानी कौशिकी की वापसी का इंतजार कर रही है। प्रीति कहती है, तो फिर वो सब आवाजें और मुझे रनीसा बुलाना, कहीं इन्हें लगता तो नहीं कि मैं ही रानी कौशिकी हूं? क्योंकि जब से मैं माधवगढ़ आई हूं तभी से मुझे अजीब आवाजें और लोग दिखने लगे हैं काका। काका कहता है, मैंने रानीसा को देखा तो नहीं, लेकिन अगर आप ही रानी कौशिकी हैं तो आपका और आपके दोस्तों का यहां रुकना जानलेवा हो सकता है। अंधेरा होने वाला है, आप सब गेस्ट हाउस चलिए और सुबह होते ही शहर चले जाइए, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। चलिए यहां से, ये जंगल खतरों से भरा पड़ा है, पता नहीं कौन सा खतरा कब सामने आ जाए। काका की बात सुनकर सब सहम जाते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचकर सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। प्रीति अपने कमरे की खिड़की से माधवगढ़ के किले को देख रही थी। रात में वह किला और भी भयानक लग रहा था। वह सोच रही थी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई मरकर वापस लौटे? सवालों का जाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवटें ले रही थी और सोच रही थी, क्या सचमुच मेरा माधवगढ़ से कोई पुराना रिश्ता है? पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो जीवन में पहली बार माधवगढ़ आई हूं। सभी घटनाएं प्रीति के दिमाग में घूम रही थीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। प्रीति खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी खिड़की पर खड़े एक आदमी को देखकर वह चौंक जाती है। आखिर वह आदमी कौन है? क्या सच में प्रीति ही माधवगढ़ की रानी है? क्या वह सच में लौटकर वापस आई है? क्या वह सभी लोगों को श्राप से मुक्ति दिला पाएगी, या फिर हमेशा के लिए उसी श्राप में फंसी रह जाएगी? जाने आगे। अरे रनीसा, आप डरिए नहीं, मैं तो अमर गौ हूं, आपका अंगरक्षक। प्रीति, तुम यहां कैसे? तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है और अमर एक बार फिर गायब हो जाता है। प्रीति डरते हुए दरवाजा खोलती है। सामने मिहिर खड़ा होता है। मिहिर, तुम हो? क्या हुआ? प्रीति, मुझे पता है, जो कुछ भी सुबह उस महल में हुआ उससे तुम परेशान हो। हाँ मिहिर, मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहां से जाना है, प्लीज तुम कुछ करो। ठीक है, हम कल सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं जिसे देखकर तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा, ओके? फिर मिहिर अपनी जेब से वही ब्रेसलेट निकालकर प्रीति को देता है। प्रीति, ये बहुत महंगा है, तुम्हें कहां से मिला? ये मैंने यहां आने से पहले ही खरीद लिया था, सोचा ट्रिप पर तुम्हें दूंगा। लेकिन मिहिर कहते कहते रुक जाता है। प्रीति बहुत खुश होकर मिहिर के गले लग जाती है। वो उसे किस करता है और प्रीति शर्माकर उसकी बाहों में कसकर सिमट जाती है। लेकिन तभी जब वह अपनी शर्म से भरी आंखें खोलती है तो वह चुड़ैल पूर्णिमा को मिहिर के पीछे खड़ी देखती है। इसके पहले कि वह मिहिर से कुछ कह पाए, पूर्णिमा मिहिर को जोर से धक्का दे देती है। वह दरवाजे के पास जाकर गिर जाता है। पूर्णिमा चिल्लाती है, मेरा कवच वापस दो, और वो कूदकर मिहिर की छाती पर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। मिहिर दर्द से तड़पने लगता है। प्रीति जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, मानिनी, सौरभ, काका, कोई मेरी मदद करो प्लीज। पूर्णिमा चिल्लाती है, मेरा कवच कहाँ है? प्रीति सोचती है, मुझे मिहिर को बचाना होगा। वो कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी उसे एक टेबल पर कांच की बोतल दिखाई देती है। वह बोतल उठाकर पूर्णिमा के सिर पर दे मारती है। पूर्णिमा चीखती है, आह, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम सबके मरने का वक्त आ गया है। और वह वहां से गायब हो जाती है। मिहिर अपना गला पकड़कर जोर जोर से सांस लेने लगता है। अरे मिहिर, तुम ठीक हो ना? प्रीति उसके पास जाती है। तभी दरवाजे की ओर से कोई मिहिर को खींच लेता है और मिहिर की चीख निकलती है, प्रीति, मुझे बचाओ, हेल्प हेल्प। मिहिर बाहर अंधेरे में खो जाता है और उसकी चीख पूरे गेस्ट हाउस में गूंजती रह जाती है। प्रीति कॉरिडोर में खड़ी होकर जोर जोर से रो रही होती है और मिहिर का नाम लेकर चिल्ला रही होती है। मिहिर तो यहीं आया था, मगर इस तरफ तो सन्नाटा फैला है। आखिर वो गया कहां? मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। वो कहीं गया नहीं हो सकता। प्रीति अंधेरे में पूरे कॉरिडोर में घूम रही थी और मिहिर को पुकार रही थी, मिहिर, तुम कहां हो? फिर प्रीति अपने दोस्तों के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है और वो लोग प्रीति को रोते हुए देखकर घबरा जाते हैं। मानिनी, मिहिर, प्रीति रोते हुए कहती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ तो बताओ, मानिनी पूछती है। प्रीति अपने और मिहिर के साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं। सौरभ कहता है, इसका मतलब वो आत्मा जो तुम दोनों के पीछे पड़ी थी,
वो मिहिर को अपने साथ महल में तो नहीं ले गई? प्रीति कहती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मिहिर को कॉरिडोर से कहीं खींच ले गई। मैंने पूरा कॉरिडोर देखा मगर मिहिर कहीं नहीं था। शायद तुम ठीक कह रहे हो ना हो, वो उसे महल में ही ले गई है। सौरभ सोचता है, कहीं मिहिर कोई मजाक तो नहीं कर रहा तुम्हें डराने के लिए? ये कोई मजाक नहीं है, प्रीति गुस्से में कहती है। ठीक है, गुस्सा मत हो, शायद ये मजाक नहीं। अगर सच में कोई आत्मा है जो मिहिर को किले में ले गई है तो क्या इतनी रात को वहां जाना सेफ है? मुझे ऐसा नहीं लगता, प्रीति कहती है। ये मजाक नहीं लगता। जो कुछ भी मैंने आज देखा है उसके बाद मुझे लगता है यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पहले गेस्ट हाउस में मिहिर को ढूंढ लेना चाहिए। मानिनी कहती है, रात के 2 बजे हम मिहिर को कहाँ ढूंढेंगे? तूने मिहिर को कॉल किया? सौरभ पूछता है। प्रीति कहती है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, पहले मैं मिहिर को कॉल करती हूँ। प्रीति कांपते हुए हाथों से कॉल करती है मगर फोन तो स्विच ऑन आता है। प्रीति, कोई फायदा नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं उस आत्मा को मिहिर से क्या चाहिए। पहले किले में हमला किया और अब यहां तक पहुंच गई। मानिनी प्रीति से कहती है, तुम दोनों को ऐसा नहीं लगता कि किले में तो हम चारों गए थे, मगर वो आत्मा सिर्फ मिहिर और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? प्रीति, मानिनी ठीक कह रही है, मिहिर और मुझसे ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो आत्मा हमसे नाराज है। मगर क्या? कुछ पल रुककर प्रीति कहती है, शायद मुझे पता है कि वो आत्मा हमारे पीछे क्यों पड़ी है। मानिनी, क्या? प्रीति, वो ब्रेसलेट। मानिनी, कौन सा ब्रेसलेट? प्रीति, वही ब्रेसलेट जो कुछ देर पहले मिहिर ने मुझे दिया था और उसके बाद ही मिहिर पर हमला हुआ। इतना महंगा ब्रेसलेट मिहिर के पास आया कहां से? मैं तभी से यही सोच रही हूं। मानिनी, शायद ये ब्रेसलेट उसी आत्मा का है जिसकी वजह से मिहिर पर हमला हुआ। शायद मिहिर ने इसे महल से चुराया हो और वही आत्मा इसे वापस लेने यहां आई हो। तुझे इसे उतार कर फेंक देना चाहिए, शायद वो आत्मा इसके लिए यहां आई हो। मानिनी की बात सुनकर प्रीति ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश करती है मगर वो उतरता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो उसके हाथ में चिपक गया हो। प्रीति ब्रेसलेट को खोलने की कोशिश करती है मगर वो खुलता ही नहीं। काफी कोशिशों के बाद भी ब्रेसलेट नहीं खुलता। प्रीति, यार ये तो खुल ही नहीं रहा। मानिनी, लाओ मैं कोशिश करती हूँ, शायद खुल जाए। प्रीति अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मानिनी और सौरभ पूरा जोर लगाते हैं मगर तभी प्रीति का फोन बजता है। ट्रिन ट्रिन। प्रीति कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से मिहिर की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। प्रीति, मिहिर, तुम कहां हो? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। मिहिर, तुम कहां हो? मिहिर, मैं माधवगढ़ किले में हूं। प्रीति, तुम इतनी रात को वहां क्या कर रहे हो? मिहिर, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंचा। किसी ने अंधेरे में मुझे खींचा था और मैं यहां पहुंच गया। तुम्हें तो पता है, तुम भी तो वहीं थी। प्रीति, हाँ मिहिर, पर मिहिर। प्रीति, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां अकेला नहीं हूं, यहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम लोग मुझे बचा लो, मुझे यहां से निकाल लो। प्रीति, कौन है वहां? मिहिर, शायद कोई लड़की। मैंने अभी अभी उसकी पायल की आवाज सुनी और एक परछाई भी देखी है। प्रीति, हाँ मिहिर, तुम उस लड़की के करीब मत जाना। वो लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। तुम जहां हो वहीं रहना, उसके पास मत जाना। मिहिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। प्रीति, मुझे बचा लो। प्रीति, तुम डरो मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। अब सिर्फ तुम ये बताओ कि तुम कहां हो, हम आ रहे हैं। मिहिर, मैं एक कमरे में छुपा हूं, इस महल में गूंजती चीखें मुझे पागल कर देंगी, प्लीज तुम लोग जल्दी आ जाओ। मिहिर, प्रीति, मेरे कमरे के बाहर कोई नाच रहा है, उसके घुंघरू की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है और पूरे किले में गूंज रही है। मैं खिड़की से उसे साफ साफ देख पा रहा हूं। तुम लोग प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लो, वो तो पागलों की तरह हंस रही है। ओह गॉड प्रीति, वो अपना सिर दीवार में मार रही है। तभी मिहिर को पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। तब प्रीति उससे कहती है, तुम डरो नहीं, तुम जहां हो वहीं छिपे रहो बिना आवाज किए, जितनी जल्दी हो सके हम लोग आ रहे हैं। ओके। मिहिर, वो खून में सनी हुई बहुत डरावनी लग रही है। ओह, शायद उसने मुझे देख लिया है और वो मेरी तरफ आ रही है। तभी मिहिर की तरफ से एक डरावनी चीख सुनाई देती है और फोन कट जाता है। प्रीति, मिहिर, क्या तुम ठीक हो? हेलो, कुछ तो बोलो। मिहिर, तुम ठीक हो ना? पर कोई जवाब नहीं आता। वह जोर जोर से रोने लगती है। प्रीति सौरभ और मानिनी से कहती है, मिहिर मिल गया है, वो माधवगढ़ के किले में है, उसकी जान को खतरा है, हमें जल्दी वहां जाना चाहिए, चलो प्लीज। तभी मानिनी कहती है, तू पागल हो गई है? इतनी रात को हम किले में कैसे जा सकते हैं? अगर हम वहां गए तो खुद भी मारे जाएंगे और मिहिर को भी नहीं बचा पाएंगे। सौरभ भी कहता है, मानिनी ठीक कह रही है,
हम किले में सुबह चलेंगे और अभी हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। प्रीति गुस्से और दर्द से कहती है, प्लीज हमें मिहिर को बचाने चलना होगा। अगर तुम दोनों में से कोई वहां फंसा होता तो क्या तब भी तुम लोग यही कहते? क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? सौरभ, तुम तो मिहिर को अपने भाई जैसा मानते हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो। आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम लोग जाने से मना कर रहे हो। प्रीति उदास नजरों से सबको देखती है। फिर दोनों कहते हैं, ठीक है चलो, हम सब साथ चलते हैं। सब लोग हाँ में गर्दन हिलाते हैं और माधवगढ़ किले की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग माधवगढ़ किले के बाहर पहुंचते हैं। रात के घने अंधेरे में माधवगढ़ का किला बहुत खौफनाक नजर आ रहा है। घने अंधकार में सिर्फ भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही है। चारों ओर अंधेरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। मानिनी, रात के समय यह किला और भी डरावना लग रहा है। ना जाने अंदर और कौन कौन सी डरावनी चीजें हमारा इंतजार कर रही होंगी। तभी प्रीति की नजर माधवगढ़ के किले की छत पर पड़ती है, जहां मिहिर पूर्णिमा के साथ नजर आता है। पूर्णिमा मिहिर का हाथ थाम कर कहीं ले जा रही है। प्रीति, वो रहा मिहिर, पर पूर्णिमा उसे कहां ले जा रही है? ये मिहिर छत पर क्या कर रहा है? इससे पहले कि पूर्णिमा मिहिर के साथ कुछ करे, हमें अंदर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और किले के अंदर पहुंचते हैं। सभी लोग धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। तभी कॉरिडोर में से एक रोती हुई औरत दौड़ते हुए आती दिखाई देती है। मानिनी, लो सौरभ, मिल लो अपनी भूतनी से। बहुत मन था तुम्हारा इनसे मिलने का, सेल्फी लेने का। सौरभ, यार मैं तो मजाक कर रहा था, भगवान जी ने तो सीरियस ले लिया। मैं अपनी भूतनी के साथ ही खुश हूं। तभी सभी लोगों को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। मानिनी, ये भूतनी गाना भी गाती है? कितनी डरावनी लग रही है। प्रीति, ये भूतनी तो गुमनाम बली औरत की तरह गा रही है। सभी लोग डरते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सौरभ की चीख सुनाई देती है, आ आ। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। सौरभ गायब है। सौरभ, तुम कहां हो? एक बार फिर वही पूर्णिमा की बुरी आत्मा सामने खड़ी है। उसके हाथ मिहिर की गर्दन पर हैं और वह एक शैतानी मुस्कान के साथ दोनों को देख रही है। पूर्णिमा, यहां आकर तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या मिहिर और सौरभ को प्रीति और मानिनी बचा पाएंगी? क्या पूर्णिमा को दोनों हरा पाएंगी? या फिर अपने प्यार को खो देंगी? या फिर सवालों से घिरे जाल में फंसकर चारों किले में ही कैद होकर रह जाएंगे? जाने आगे। प्रीति, अरे ये क्या? अब इस चुड़ैल पूर्णिमा ने तो सौरभ को भी अपना शिकार बना लिया है। अब तो मिहिर और सौरभ दोनों उसके कब्जे में हैं। अब उनकी जान को खतरा है। अब हम दोनों को उनकी जान बचानी ही होगी, कैसे भी करके। पूर्णिमा, हा 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 हा, मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह किया था कि यहां से चले जाओ, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम लोगों को सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी और शुरुआत इन दोनों लड़कों से होगी, समझे? प्रीति, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पूर्णिमा, बदला, अपनी मौत का बदला चाहती हूं मैं। प्रीति, देखो मुझे पता है तुम्हें ये ब्रेसलेट चाहिए, तो ठीक है, मैं तुम्हें ये देने को तैयार हूं, पर तुम सौरभ को छोड़ दो प्लीज। पूर्णिमा जैसे ही ब्रेसलेट लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, प्रीति ब्रेसलेट लौटा देती है। फिर पूर्णिमा के हाथ से सौरभ की गर्दन छूट जाती है। तभी प्रीति सौरभ और मानिनी को भागने के लिए कहती है और खुद भी दूसरी ओर दौड़ जाती है। कुछ दूर भागने के बाद प्रीति को पूर्णिमा पीछे आती नहीं दिखाई देती, तो वह रुक जाती है। भागते भागते प्रीति बावड़ी के पास पहुंच जाती है। वह इतनी घबराई हुई है कि उसके माथे से पसीना टपक रहा है और वो डर के मारे कांप रही है। घबराते हुए खुद से कहती है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं तो इस ट्रिप पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम सब मारे जाएंगे। इस शापित महल से कोई भी जिंदा नहीं लौटता। फिर कुछ देर सांस लेने के बाद वो खुद को शांत करती है और कहती है, ये समय डरने का नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। मुझे अपने प्यार को भी तो बचाना है। पता नहीं उस चुड़ैल ने मिहिर को कहां छुपाया होगा। और फिर प्रीति अपनी नजर इधर उधर घुमाकर अपने दोस्तों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर अमर पर पड़ती है। अमर, आप इस समय महल में क्यों आए? आपको इस समय यहां नहीं होना चाहिए। अभी के अभी यहां से निकल जाइए। प्रीति, मेरा दोस्त मिहिर इसी महल में कहीं है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे प्लीज? तभी अचानक काका की बेटी वहां आ जाती है। स्वरा, प्रीति, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आई और मुझे कैसे जानती हो? तुम्हें यहां अकेले आने में डर नहीं लगा? प्रीति, मैं। स्वरा, कौन स्वरा? मैं तुम्हें नहीं जानती। स्वरा, आप मुझे नहीं जानती। मैं उस गेस्ट हाउस के चौकीदार की बेटी हूं। मुझे बाबा ने आपकी मदद के लिए भेजा है और कहा है कि वो किसी काम से जा रहे हैं। जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक मैं आपके साथ रहकर आपकी मदद करूं। प्रीति, ठीक है। फिर प्रीति देखती है कि अमर गायब हो गया है। वह इधर उधर देखती है लेकिन अमर कहीं नहीं दिखता। वह स्वरा की ओर मुड़ती है तो उसके चेहरे पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती हैं
और पूर्णिमा उसके पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। पूर्णिमा, तुम सबकी मौत आई है। जो तुम सब लोग यहां आ गए, अब तुम सब भी मेरी तरह इस महल में भटकते रहोगे और अपना सिर इस महल की दीवारों से टकराते रहोगे। फिर पूर्णिमा स्वरा को उसके बालों से पकड़ लेती है। प्रीति कुछ कर पाती, इससे पहले वह स्वरा को बालों से खींचकर अंधेरे में खो जाती है। प्रीति रोते हुए, ये क्या हुआ? बेचारी मेरी मदद करने आई थी, मगर मेरी वजह से आज स्वरा की जान भी खतरे में पड़ गई। उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो चीखती है, स्वरा, स्वरा। तभी पता नहीं कहां से अमर वापस आता है और कहता है, छोड़िए उसे, वो अब पूर्णिमा के कब्जे में है। आप मेरे साथ चलिए, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। प्रीति, लेकिन मेरे दोस्त। अमर, आप चलिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके दोस्तों को बचा कर ले आऊंगा। प्रीति सोचती है कि फिलहाल पूर्णिमा के हाथ से स्वरा को बचाना नामुमकिन है। अभी अमर के साथ जाना ही सेफ है। प्रीति और अमर महल के कॉरिडोर में जैसे ही पहुंचते हैं, तभी एक बार फिर प्रीति के कानों में किसी की चीख सुनाई देती है और दोनों के कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। आगे क्या होगा? जैसे ही प्रीति और अमर कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है और दोनों वहीं रुक जाते हैं। अमर, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूं। प्रीति, लेकिन अमर प्रीति की बात को अनसुना करके गायब हो जाता है और प्रीति फिर से अकेली हो जाती है। तभी उसे एक अंधेरे कमरे से आवाज आती है। प्रीति, अरे ये तो मिहिर की आवाज है। क्या मिहिर इस कमरे के अंदर है? मुझे उस कमरे में जाना चाहिए और मिहिर को बचाना चाहिए। प्रीति कमरे के अंदर जाती है। कमरे के चारों तरफ अंधेरा है, मकड़ी के जाले हैं और बदबू फैली हुई है। ऐसा लग रहा था मानो कई हजारों सालों से वहां किसी ने कदम नहीं रखा हो। प्रीति डरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक गंदी सी दीवार पर उसे एक आईना दिखाई देता है, जिसके चारों ओर जाले और धूल जमा होती है, जो देखने में बहुत खूबसूरत था लेकिन धुंध से भरा था। प्रीति, मैंने पहले तो ये कमरा नहीं देखा, ये कहां से आया? उसे मिहिर की आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। वह चिल्लाती है, मिहिर, मिहिर, तुम कहां हो? बताओ मुझे, तुम कहां हो? फिर उसे ऐसा लगता है जैसे आईने में से मिहिर चीख रहा है, बचाओ, बचाओ। प्रीति को महसूस होता है कि कोई आईने के अंदर से तेज आवाजें कर रहा हो, मानो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ती है तो उसे मिहिर अंदर घबराया हुआ नजर आता है, जो मदद के लिए पुकार रहा है, हेल्प, हेल्प। जब प्रीति आईने को छूती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिसके कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जैसे ही प्रीति की आंख खुलती है, वो खुद को एक कमरे में पाती है। कमरा एक राजमहल के कमरे जैसा था। फिर वह खुद को देखती है। उसने एक खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। ये मैं कहां आ गई हूं? और मेरे कपड़ों को क्या हुआ? ये मैंने क्या पहना है? और मैं कहां हूं? प्रीति गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसे एक हंसी सुनाई देती है। प्रीति घबराकर इधर उधर देखती है तो उसके सामने मुस्कुराती हुई जादूगरनी माया खड़ी थी। माया कहती है, तो रानीसा, आपका स्वागत है माधवगढ़ के महल में। तो आप आ ही गई माधवगढ़ का भाग्य बदलने। प्रीति, देखिए, आप जो कोई भी हैं, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैंने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, तो फिर आप सबकी आत्माएं मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी को जानती तक नहीं, फिर क्यों आप सब मेरे पीछे पीट दीते हैं? माया, हमें आपको कहीं भी भेजने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर आपको यहां हम नहीं, तिलिस्मी आईना लाया है। प्रीति सोचते हुए, शायद ये उसी आईने की बात कर रही है जिसमें मिहिर कैद था, जिसे छूते ही मैं भी यहां आ गई। माया, रानीसा, अब माधवगढ़ का इतिहास आपके हाथों में है। आपको मौका मिला है हमारी रानीसा का जीवन जीने का, माधवगढ़ के इतिहास में शामिल होने का। प्रीति, मुझे किसी इतिहास में शामिल नहीं होना है। ये सब नाटक बंद करो और मुझे बताओ, मेरे दोस्त कहाँ हैं? मुझे पता है ये सब तुम्हारा और उस चुड़ैल पूर्णिमा का किया धरा है। माया, घबराइए मत, आपके दोस्त भी यहीं हैं, इसी किले में। मगर आपका एक गलत कदम आपके दोस्तों को हमेशा के लिए यहां कैद कर सकता है। माया, आजादी का केवल एक ही रास्ता है, माधवगढ़ की श्राप से आजादी। यहां सभी के लिए आप रानीसा हैं और आपको रानीसा बनकर ही माधवगढ़ का श्राप खत्म करना होगा। इतना कहकर माया वहां से गायब हो जाती है। फिर कुछ लड़कियां हंसते हुए कमरे में आती हैं। प्रीति, अब ये लड़कियां कौन हैं? जिंदा हैं या ये भी सभी आत्माएं हैं? मुझे इन सबसे पूछना चाहिए। तुम सब कौन हो और यहां क्या कर रही हो? दासियां, रानीसा, हम आपकी दासियां हैं। क्या हुआ? एक रात में आप सब कुछ भूल गई? प्रीति, रानीसा, दासियां, इसका मतलब माया ठीक कह रही थी। मैं माधवगढ़ के अतीत में आ गई हूं और अब मैं माधवगढ़ की रानी का जीवन जीने वाली हूं। आपको क्या लगता है, क्या प्रीति खुद को और अपने दोस्तों को बचा पाएगी? अगर हां तो कैसे? क्योंकि अब तो वो खुद ही माधवगढ़ के इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अब तो उस पर और भी जिम्मेदारी आ गई है।
जैसा माया ने कहा कि वो अब माधवगढ़ की रानी है और अब उसे माधवगढ़ को श्राप से बचाना है, तभी वह खुद को और अपने दोस्तों को बचा पाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रीति गुमसुम सी खड़ी सोच में डूबी हुई थी। तभी दासी सुनैना कहती है, क्या हुआ रानीसा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? हमें बताएं, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। प्रीति वो हम सोचते हुए, अगर ये लड़की माधवगढ़ की रानी की दासी है और अगर मैं माधवगढ़ के अतीत में हूं तो फिर चुड़ैल, पूर्णिमा और जादूगरनी माया भी यहीं होंगी। प्रीति दासी से कहती है, बस कुछ नहीं, हम सपना देख रहे थे जादूगरनी माया के बारे में। वैसे वो कहाँ है? दासी, हे भगवान, उस दुष्ट जादूगरनी को सुबह सुबह सपने में देखा आपने? ये तो अनर्थ हो गया। किले के बाहर दुष्ट जादूगरनी माया रहती है, उसकी एक शिष्या थी पूर्णिमा। हमने सुना है कि उससे पूर्णिमा काले जादू की शिक्षा ले रही है। प्रीति मन में, ओह, तो पूर्णिमा इस माया की ही स्टूडेंट है। यहां हम लोगों को उन दोनों ने ही फंसाया है। लेकिन क्यों? दासी सुनैना, सुबह सुबह आपने उन दोनों चुड़ैलों को सपने में देखा है। हमें आपकी नजर उतारनी होगी। महारानी सा को पता चला तो वह चिंतित हो जाएंगी। प्रीति, नजर उतारनी होगी? क्यों? सुनैना, आपको नहीं पता रानी सा, वो दुष्ट औरत माया अपने पूरे परिवार को खा गई। उसके काले जादू ने उसके सारे परिवार वालों की जान ले ली। प्रीति, मगर वो माया अपने पूरे परिवार को क्यों मारना चाहेगी? दासी, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने सुना है कि उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि दे दी, इसलिए उसे सजा के तौर पर दूर जंगलों में भेज दिया गया। प्रीति सोचती है, अगर मुझे अपने सवालों के जवाब जानने हैं तो उस माया को मुझे ढूंढना होगा, मगर इसे चकमा देकर बाहर कैसे निकलूं? दासी, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? अरे, आप चिंतित मत होइए, हमने नजर उतार दी ना। अब कोई भी बुरी शक्ति हमारी चांद सी रानीसा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। प्रीति दासी की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर मुस्कुरा देती है। प्रीति, अच्छा सुनो, आज हमारा मन सैर पर जाने का है। हम इस महल से बाहर जाना चाहते हैं। दासी, रुकिए, हम अभी कुछ सिपाहियों और आपके अंगरक्षक को सूचना देते हैं कि वो आपके साथ जाएं। प्रीति सोचती है, अगर इस दासी ने पूरी फौज बुला ली तो मैं यहां से भाग कैसे पाऊंगी? प्रीति दासी से, हमारा मतलब अकेले से था सुनैना, हम पूरी फौज के साथ नहीं जाना चाहते। हम कुछ वक्त अकेले बिताना चाहते हैं। सिपाहियों के साथ हमें थोड़ा अजीब महसूस होता है, हमें थोड़ी सी भी आजादी अनुभव नहीं होती। दासी, आप तो जानती हैं यह संभव नहीं है। आप तो मशवरागढ़ की रानी हैं, आपकी सुरक्षा से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। और आप तो जानती हैं कि आपके दुश्मन आपको पकड़ने के लिए एक मौके की ताक में बैठे हैं। यूं अकेले बाहर घूमना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। माफ कीजिए रानी सा। प्रीति, कुछ देर बाद, अच्छा ठीक है, आप सबको सूचना दे दो कि हम सब बाहर चलने वाले हैं। प्रीति की बात सुनकर दासी बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद कुछ सिपाही एक जाने पहचाने चेहरे के साथ लौट कर आते हैं। प्रीति, अमर, यहां। अमर। जी रानी सा, आपका अंगरक्षक अमर सिंह आपकी सेवा में हाजिर है। प्रीति मन में सोचती है, ओह, ये तो रानी का अंगरक्षक है, ये तो मुझसे पहले मिल चुका है। क्या इसे मेरे बारे में याद होगा? पर इसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे याद होगा, क्योंकि मैं तो अतीत में हूं, पर इसकी आत्मा मुझसे मिलने आई थी। अब तो ये गुत्थी सिर्फ जादूगरनी माया ही सुलझा सकती है, मुझे उसे ही ढूंढना होगा। अब वही है जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकती है। फिर प्रीति एक लंबी सांस लेती है और किले के बाहर चल देती है। कुछ ही देर में प्रीति अपने सिपाहियों और दासियों के साथ किले के बाहर बाजार में पहुंचती है और वहां की खूबसूरती को देखकर हैरानी से इधर उधर देखती है। बाजार में प्रीति बाजार में तो है, मगर उसका मन तो माया को किस तरह से ढूंढा जाए इसी सोच में डूबा है। दासी सुनैना कहती है, रानी सा, आप बताइए आपको क्या पसंद है, हम अभी आपके लिए वह खरीद कर लाते हैं। बाजार पहुंचते ही वहां की खूबसूरती देखने लायक थी। प्रीति तो जैसे खो ही गई थी। वाह, कितना सुंदर है ये माधवगढ़। यहाँ के लोग बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ मुझे निहार रहे हैं और सब लोग झुककर प्रीति को प्रणाम करते हैं। प्रीति, लगता है माधवगढ़ की प्रजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करती है। मुझे देखकर इतना खुश कभी कोई नहीं हुआ जितना ये लोग हो रहे हैं। इधर उधर ध्यान होने की वजह से प्रीति सामने नहीं देख पाती और किसी से टकरा जाती है। माफ कीजिए, हमने आपको नहीं देखा इसलिए आपसे टकरा गए, माफ कीजिए। तांत्रिक मंत्रा, आप जैसी कोमल स्त्री भला हमें कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्रीति तब अपनी नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखती है। एक काले कपड़े पहने डरावना आदमी शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा है। तांत्रिक, माफी तो हमें मांगनी चाहिए रानी सा, जो हमने माधवगढ़ की अनमोल रानी के रास्ते में आने की हिमाकत की है। प्रीति मन में, यह आदमी कोई भी हो पर यह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तभी अमर आकर कहता है, तांत्रिक मंत्रा, मार्ग से हट,
तूने हमारी रानीसा का रास्ता रोक रखा है। सामने से हट। प्रीति, जाने दीजिए अंगरक्षक अमर। तांत्रिक, अंगरक्षक अमर तो आप हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी बहादुरी की। आज आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सोचा नहीं था कि आपसे ऐसी मुलाकात होगी। अमर, अच्छा अब ज्यादा बकवास मत बना, चल हट रानीसा के मार्ग से। तांत्रिक, ठीक है अमर सिंह जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? रानीसा, हमने आज तक जो भी आपकी खूबसूरती के बारे में सुना था वह आपके सौंदर्य से न्याय नहीं करता। हमारी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें देर हो गई, वरना राजा भान सिंह से पहले हम आपसे विवाह कर लेते और आज आप हमारी पत्नी होती। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना, अब जो होगा उसका इंतजार है। प्रीति, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे ऐसे बात कर रहे हो। अमर, तू जाता है या नहीं, वरना। मंत्रा, अरे अमर सिंह जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, इसे आगे आने वाले समय के लिए बचा कर रखिए। ठीक है तो ठीक है रानीसा, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तांत्रिक आखिरी नजर से प्रीति को देखता है और वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। प्रीति, पता नहीं कौन था, सारा मूड खराब कर दिया। सुनैना, जी रानीसा, आपने कुछ कहा? प्रीति, नहीं चलो यहां से। सुनैना, लगता है रानीसा आज का दिन ही खराब है। पहले वो माया, अब ये तांत्रिक मंत्रा। प्रीति, मुझे नहीं लगता कि अब इस अजीब तांत्रिक से दोबारा कभी सामना होगा। इससे अच्छा है कि जिस काम के लिए यहां आई हूं उस पर ध्यान दूं। किले का दरवाजा सामने है और खुला हुआ है, मगर समझ नहीं आता कि इन सब का ध्यान भटकाकर बाहर कैसे निकलूं। वो उदास निगाहों से दरवाजे को देखती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो इधर उधर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगती है। अमर, रानीसा आप कुछ ढूंढ रही हैं? प्रीति, हमारा कंगन, वो कहीं गिर गया है। वो हमें मां सा ने हमारे जन्मदिन पर दिया था, वो हमारे लिए बहुत खास है। अमर, आप चिंता मत कीजिए, यहीं कहीं होगा, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे। सभी लोग प्रीति का कंगन ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं और फिर प्रीति मौका देखकर महल के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। प्रीति सोचती है, चलो उन पहरेदारों से तो बच गई, अब बस माया को ढूंढना है और अपने सभी सवालों के जवाब जानना है। प्रीति भयानक जंगलों के बीच खड़ी हुई है और डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तभी उसे जंगल में एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। प्रीति, ये कैसी आवाज है? शायद कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। वह तेज कदमों से आवाज की ओर बढ़ती है। तभी उसे कुछ दूरी पर जाना पहचाना चेहरा नजर आता है जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रीति, तुम यहां पर? आप सब जानते हैं कि प्रीति सभी को चकमा देकर महल से बाहर चली जाती है और घने जंगल में पहुंचती है जहां उसे एक चीख सुनाई देती है। प्रीति, अरे तुम यहां पर? अब आगे आइए जानते हैं कि वो कौन है जिसे देखते ही प्रीति चौंक जाती है। प्रीति, अरे मिहिर। हाँ, वो मिहिर था जो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिहिर, शुक्र है कि तुम हो और मुझे मिल ही गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम कहाँ हैं, कैसे आए? मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया और यहाँ फंस गया। अच्छा वो सब छोड़ो, अब अगर हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना होगा। प्रीति, भागना होगा? मगर किससे? मिहिर उसे पीछे देखने का इशारा करता है। प्रीति की नजर पीछे खड़ी हुई पूर्णिमा पर पड़ती है जो हंसते हुए उसे देख रही है। प्रीति, अरे ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इससे पहले कि ये हमारा खून पी जाए, चलो यहां से भागते हैं। प्रीति मिहिर का हाथ थामकर जंगल से बाहर भागती है। पूर्णिमा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे भाग नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। और अचानक पूर्णिमा दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ से मिहिर का गला पकड़ लेती है। मिहिर की सांसें रुकने लगती हैं। मिहिर, आह आह। प्रीति, पूर्णिमा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज तुम मेरे मिहिर को छोड़ दो। तुम हमसे क्या चाहती हो? बताओ मुझे, तुम हमसे क्या चाहती हो? प्रीति रोते हुए कहती है और पूर्णिमा को देखती है। पूर्णिमा की पकड़ और मजबूत होती जाती है। मिहिर हाथ पांव हिलाना बंद कर देता है। प्रीति, इससे पहले कि यह मिहिर की जान ले ले, मुझे कुछ करना होगा। वह एक पेड़ की मोटी टहनी से पूर्णिमा के हाथ पर वार करती है और उसका हाथ मिहिर की गर्दन से हट जाता है। प्रीति जैसे तैसे मिहिर को होश में लाती है। प्रीति, मिहिर, मिहिर उठो प्लीज। 2 मिनट बाद मिहिर को होश आता है। मिहिर, प्रीति थैंक यू, तुमने मुझे इस चुड़ैल से बचा लिया। प्रीति, मिहिर, खतरा अभी टला नहीं है, वो चुड़ैल अब भी यहीं है, अब हमें कुछ करना होगा। वैसे भी बहुत हो गया इस चुड़ैल का नाटक, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? इसकी मौत 100 साल पहले हुई थी, तो इसका बदला ये हमसे क्यों ले रही है? प्रीति की बात सुनकर पूर्णिमा गुस्से से प्रीति को घूरती है और दोनों के करीब आती है। वह फिर से मिहिर को गर्दन से पकड़ लेती है। प्रीति, बस करो पूर्णिमा, मिहिर को छोड़ दो। पूर्णिमा गुस्से में मिहिर को दूर फेंक देती है।
उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और वह प्रीति की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह प्रीति को हाथ लगाती है, वैसे ही प्रीति के हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है। जैसे ही पूर्णिमा उसे छूती है, उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिर जाती है। पूर्णिमा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तुच्छ इंसान मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? प्रीति, लगता है इस ब्रेसलेट में जादुई शक्तियां हैं। मुझे इसकी मदद से इस चुड़ैल को सबक सिखाना चाहिए। तभी पूर्णिमा प्रीति को देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है। उसके दोनों हाथों से काला धुआं निकलने लगता है जो प्रीति को चारों ओर से घेर लेता है। तभी अचानक एक बार फिर प्रीति के हाथ का ब्रेसलेट चमकने लगता है और उसमें से एक सफेद रोशनी निकलती है। काला धुआं उस रोशनी को अपने अंदर समा लेता है। प्रीति के ब्रेसलेट की चमक से काला धुआं खत्म हो जाता है। तभी, मिहिर, ये तुमने कैसे किया? मुझे नहीं पता था तुम्हें जादू भी आता है। प्रीति, पता तो मुझे भी नहीं था। वो हैरानी से ब्रेसलेट को घूरती है। तब पूर्णिमा उसे गुस्से से देखती है। शायद ये सब इस ब्रेसलेट की वजह से हुआ है। लगता है ये कोई जादुई ब्रेसलेट है। पूर्णिमा, अभी तो मैं जा रही हूं, मगर मैं वापस आऊंगी तुम लोगों को खत्म करने। वो एक भयानक नजर से दोनों को घूरती है और वहां से गायब हो जाती है। मिहिर प्रीति को प्यार से गले लगा देता है। मिहिर, थैंक यू हीरोइन, आज तुमने मुझे उस भयानक चुड़ैल से बचा लिया। प्रीति, थैंक यू मुझे नहीं, इस ब्रेसलेट को कहो जो तुमने ही मुझे दिया था। आज इसकी वजह से हम दोनों की जान बच गई। मिहिर, वैसे तुम तो रानी से कम नहीं लग रही हो। ये ड्रेस कहां से मिली तुम्हें? और क्या तुम्हें पता है कि हम ये कौन सी दुनिया में हैं जहां ये चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है? प्रीति, मिहिर, तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, पर हम माधवगढ़ के अतीत में आकर फंस गए हैं और मैं यहाँ की रानी हूँ। वो उसे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुनाने लगती है और मिहिर ध्यान से उसकी बातें सुनता है। मिहिर, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, मगर उस 100 साल पुरानी चुड़ैल को देखने के बाद लगता है तुम सच ही कह रही हो और सब कुछ पॉसिबल है। हम 100 साल पुरानी माधवगढ़ की कहानी में फंसे हैं। मिहिर की बात सुनकर प्रीति हाँ में गर्दन हिलाती है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर प्रीति पीछे मुड़कर देखती है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रीति, अरे ये यहाँ कैसे? अमर सिंह, आप दोनों यहाँ कैसे? प्रीति, ये मेरे साथ मिहिर को देखकर हैरान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब इस अंगरक्षक को पता था कि मैं रानी नहीं हूं। अमर, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अमर, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि किसी को सच का पता चले कि आप हमारी रानी नहीं हैं। आप सिर्फ उनकी हमशक्ल हो, लेकिन माया, पूर्णिमा और सारी दासियों के लिए आप ही हमारी रानी हैं। मगर प्रीति, क्या तुम भी माया और पूर्णिमा के साथ मिले हुए हो, तभी मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ लाए हो? अमर, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ कैसे आए। आपके इन सारे सवालों का जवाब तो जादूगरनी माया ही दे पाएगी। प्रीति, लेकिन ये माया कहाँ मिलेगी? हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक पीछे से माया की आवाज सुनाई देती है। माया, खम्मा घनी रानी सा, आपने हमें पुकारा? प्रीति, इतने समय से तुम यहीं थी और उस चुड़ैल पूर्णिमा को हमें मारते हुए देख रही थी। इतनी देर से तुम तमाशा देख रही थी, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं? क्या तुम भी पूर्णिमा के साथ मिलकर हमें मारना चाहती हो? माया, हम तो आपके सेवक हैं, भला हम आपको क्यों मारना चाहेंगे? आपके पास तो रानीसा का जादुई कंगन है, आपको हमारी मदद की आवश्यकता नहीं थी। प्रीति, तुम लोग जानते हो कि हम तुम्हारी रानी नहीं हैं, फिर तुम मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ क्यों लाए हो? माया, हमें कैसे पता होगा कि आपको यहाँ लाया गया है? हम तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ आपको तिलिस्मी आईना लेकर आया है, हम नहीं। प्रीति, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? उस पूर्णिमा को, तुम्हारी शिष्या है ना वो, जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है। जादूगरनी माया, पूर्णिमा हमारी शिष्या नहीं है। सालों पहले उसने काले जादू के लिए अपनी आत्मा शैतान को दे दी थी। अब वो सिर्फ एक बुरी आत्मा है। मिहिर, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? माया, वो आप सबको मारकर आपकी आत्माओं को अपने वश में करना चाहती है, इससे उसकी शैतानी रूह को ताकत मिलेगी। प्रीति, अच्छा, तो ये पूर्णिमा मरने के बाद भी लोगों को चैन से जीने नहीं दे रही, अपनी शक्ति के लिए मासूमों की जान ले रही है। माया, सालों से हम माधवगढ़ के रक्षक हैं। महाराजा के कहने पर ही हम महल के बाहर रहकर मंत्रों से महल की सुरक्षा करते हैं। जब पूर्णिमा हमें जंगल में मिली, उसकी हालत बहुत खराब थी। किसी ने उसके पति और बच्चे को मार दिया था, इसलिए हमने उसे सहारा दिया। हमारा कोई परिवार नहीं था, इसलिए पूर्णिमा को हमने अपनी बच्ची जैसा समझा। लेकिन हम नहीं जानते थे कि पूर्णिमा अपनी शैतानी शक्तियों को जागृत करना चाहती है। प्रीति, लेकिन सुनैना ने तो कहा था कि आपने अपने पति और बच्चे को काले जादू से मार दिया। माया, ये तो सिर्फ कहानियां हैं। हमारा परिवार सदियों से महाराज और माधवगढ़ की सेवा कर रहा है। हमारी मासा के बाद उनका कार्य हमने संभाला। जब हमें पूर्णिमा के काले कारनामों की खबर मिली,
तो हमने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन पूर्णिमा पर तो ताकत पाने का भूत सवार था। वह शक्ति की लालच में बच्चों की बलि चढ़ाने लगी। जब बड़े महाराज को इसकी खबर मिली तो उन्होंने पूर्णिमा को मारने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा माधवगढ़ में आने वाले हर शख्स को मारना चाहती है। प्रीति, उस पूर्णिमा से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता है क्या? माया, हाँ, आपको माधवगढ़ की रानी कौशिकी को ढूंढना होगा। प्रीति, इसका मतलब असली रानी अभी जिंदा है? क्या प्रीति को अपने सवालों का जवाब मिलेगा? और क्या रानी कौशिकी जिंदा है? क्या प्रीति और मिहिर उसे ढूंढ पाएंगे? जानिए आगे। प्रीति, माया की बात सुनकर चौंकते हुए, क्या रानी कौशिकी आज भी जिंदा है? माया, अगर आप सबको पूर्णिमा से पीछा छुड़ाना है तो रानी कौशिकी को किसी भी तरह ढूंढना होगा। वही एक हैं जिनकी मदद से पूर्णिमा को खत्म किया जा सकता है। प्रीति, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? तुम खुद इतनी बड़ी जादूगरनी हो, तुम खुद उसे क्यों नहीं मार देती? माया, हमारे हाथ में होता तो कब का उसे मार देते, मगर अफसोस, हम भी तो एक डायन हैं और एक डायन दूसरी डायन को मार नहीं सकती। उसे तो सिर्फ एक इंसान ही मार सकता है। मिहिर तभी बोल पड़ता है, सारी शक्तियां इनके पास हैं और सारा काम हम इंसानों पर छोड़ रखा है। माया, आज पूर्णिमा की रात है और आप रानी कौशिकी की न सिर्फ हम शक्ल हैं बल्कि आपका जन्म भी उन्हीं के जन्म नक्षत्र में हुआ है। प्रीति, अच्छा, तभी तुम लोग मुझे रानी समझ रहे थे। तुम लोगों की गलतफहमी में मैं और मेरे दोस्त यहां फंस गए। माया, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। आपके यहां आने के पीछे भी एक कारण है, वरना रानी कौशिकी आप लोगों को यहां क्यों लाती? हमारी रानी की आत्मा भी इस माधवगढ़ के किले में श्राप के कारण भटक रही है और उन्हीं से प्रेम करने वाला भी इसी किले में भटक रहा है। रानी सा ही हैं जो उस तिलिस्मी आईने का मृग खोलकर आप सबको यहां अतीत में ला सकती हैं, क्योंकि उन्हें भी जादू की महारत हासिल है। प्रीति, ओह, तो सबसे पहले हमें रानी कौशिकी को ही ढूंढना होगा। वही एक हैं जिनकी मदद से हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। माया, वक्त कम है आपके पास। आज रात्रि जब काली शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होंगी और पूर्णिमा शैतान की पूजा करने आएगी, तब आपको उसे मारना होगा। प्रीति, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? क्या वो चाकू या किसी हथियार से मरेगी? वो तो खुद एक आत्मा है और जादूगरनी भी। माया, नहीं, मगर एक रास्ता है। प्रीति, क्या? बताओ। माया, शायद आप लोग नहीं जानते कि हर जादूगरनी की जान किसी न किसी चीज में अटकी होती है। पूर्णिमा के साथ भी ऐसा ही है, बस आपको यह पता करना होगा कि उसकी जान किस चीज में अटकी है। प्रीति, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही माया वहां से गायब हो जाती है। प्रीति, ये फिर से गायब हो गई। अब थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है, पता नहीं हमारे सारे दोस्त कहाँ होंगे। मिहिर, मैं माधवगढ़ के जंगलों से गायब हुआ था इसलिए वहीं पहुंचा। इसका मतलब, थोड़ा सोचकर, हमारे दोस्त जहां से गायब हुए थे वहीं से मिलेंगे, मतलब स्वरा बावड़ी के पास। आखिरी बार जब मैं और स्वरा बावड़ी के पास थे उसे पूर्णिमा ने वहां से खींचा था। अमर, तो फिर इंतजार किस बात का है? रात होने से पहले हमें सभी को ढूंढना होगा। प्रीति, मिहिर और अमर एक दूसरे की ओर देखते हैं और बावड़ी की ओर चल देते हैं। सब लोग बावड़ी के पास पहुंचते हैं। तभी प्रीति को सिपाहियों और दासी सुनैना की याद आती है। प्रीति, उन सिपाहियों का क्या? वो सब तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अमर, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको किसी ने ढूंढ भी लिया तो आप कह देना कि हम पूजा के लिए यहाँ आए थे, कोई भी आप पर सवाल नहीं उठाएगा। मिहिर, यार मुझे तो यहाँ स्वरा नजर नहीं आ रही। प्रीति, मुझे लगता है इस बावड़ी के आसपास कोई कमरा होना चाहिए, हो सकता है हमारे दोस्त उसी कमरे में कैद हों। अमर, यहाँ आसपास कोई कमरा नहीं है। याद है आपको जब पहली बार पूर्णिमा ने आपको कैद करने की कोशिश की थी, उसने आपको पानी के अंदर खींचा था। प्रीति, हे भगवान, इसका मतलब हमारे दोस्त पानी के अंदर हैं। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा और पानी के अंदर हमारा क्या इंतजार कर रहा होगा। अमर, आप चिंता मत कीजिए, हमें यकीन है कि आप उन्हें बचा सकती हैं। आप एक रानी की तरह ही बहादुर और बुद्धिमान हैं और आपकी रक्षा के लिए हम भी तो हैं। प्रीति मुस्कुराते हुए अमर की ओर देखती है जो एकटक उसे देख रहा है। मिहिर उन दोनों को उदास निगाहों से देखता है। मिहिर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्रीति, और ये अजीब सा आदमी बाद में आया है, पहले मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रीति मिहिर की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तीनों धीरे धीरे बावड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी प्रीति को बावड़ी के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। प्रीति, हे भगवान, कितना डरावना है ये। तीनों बावड़ी की गहराई में उतरते हैं और पानी की ओर देखते हैं। मिहिर, प्रीति पानी की गहराई में समा रही है और मिहिर और अमर की चीखें कमजोर पड़ने लगती हैं। पानी गहरे अंधेरे में तब्दील हो जाता है। प्रीति, लगता है अंदर पहुंच चुकी हूं, मगर मिहिर और अमर कहां हैं? मुझे दोनों को पुकारना चाहिए। अमर, मिहिर, तुम दोनों कहां हो? बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता।
बावड़ी के अंधेरे में उसे दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। फिर अचानक उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। वह इधर उधर घबराकर देखती है। तभी, पूर्णिमा, तो आप यहां आ ही गई। प्रीति, पूर्णिमा, तुम यहां। प्रीति, पूर्णिमा, बताओ मेरी दोस्त कहाँ है। पूर्णिमा, तो आप अपनी मित्र के लिए यहां आई हैं, मगर अफसोस वह आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आज रात मैं उसकी बलि देकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लूंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। ही। प्रीति, देखो पूर्णिमा, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, फिर मेरी दोस्त को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? उसे जाने दो प्लीज। पूर्णिमा, हमारी दुश्मनी माधवगढ़ में आने वाले हर शख्स से है। फिर वह प्रीति की ओर ध्यान से देखती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं और वह कुछ मंत्र जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। प्रीति, ये क्या कर रही है? तभी अचानक पूर्णिमा मंत्र बुदबुदाना बंद कर देती है। वह प्रीति की ओर हाथ उठाती है और प्रीति को अपने गले पर दबाव महसूस होने लगता है। तभी प्रीति को अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई देती है। पूर्णिमा डरते हुए प्रीति की ओर देखती है और फिर अचानक वहां से गायब हो जाती है। प्रीति, ये अचानक पूर्णिमा कहाँ गायब हो गई? और ये पायल की आवाज? वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक डरावनी औरत नजर आती है जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। प्रीति, कौन हो तुम? औरत, हम माधवगढ़ की रानी कौशिकी हैं। हमारे माधवगढ़ में आपका स्वागत है। प्रीति, तो आप रानी कौशिकी हैं जिनकी वजह से मैं यहां फंस गई हूं। जादूगरनी माया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कि पूर्णिमा को कैसे मारा जा सकता है। शायद आपको पता नहीं कि उसने मुझे और मेरे सारे दोस्तों को बंदी बना रखा है। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मैं उसे मार दूंगी। कृपया बताइए उस डायन से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। कौशिकी, कृपया आप शांत हो जाइए, हमें सब कुछ पता है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ विशेष कार्य के लिए लाया गया है, ये तो आप जान ही चुकी हैं। प्रीति, पूर्णिमा की आत्मा को खत्म करना है, मगर मैं ये करूंगी कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कौशिकी, पूर्णिमा को मारने का अस्त्र आपके हाथ में ही है। सही समय आने पर यही खंजर में बदल जाएगा और तब आपको उसे पूर्णिमा के सीने में उतारना होगा। प्रीति, लगता है आप इस ब्रेसलेट की बात कर रही हैं। आप भी तो इंसान थीं। जब आप जीवित थीं तब आपने पूर्णिमा को खत्म क्यों नहीं किया? कौशिकी, जिस रात पूर्णिमा ने आत्महत्या की वो रात माधवगढ़ के लिए काली रात थी। उस रात माधवगढ़ ने सब कुछ खो दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। सालों बीत गए और हम नहीं चाहते कि हमारे राजमहल में मासूमों की जान जाए, इसलिए आपको पूर्णिमा को खत्म करना होगा। प्रीति, अगर मैं पूर्णिमा को खत्म कर दूंगी तो क्या मैं और मेरे दोस्त यहां से जा सकते हैं? कौशिकी, हाँ। पूर्णिमा को खत्म करने के बाद आपको महल में उस तिलिस्मी आईने को ढूंढना होगा और हम आपको आपकी दुनिया में वापस भेज देंगे। लेकिन प्रीति, लेकिन क्या? कौशिकी, लेकिन याद रखिए, आप हमारा जीवन जी रही हैं। हमारे साथ जो भी हुआ उसका हर पल आपको भी जीना होगा, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। प्रीति, जी जरूर। क्या आप बता सकती हैं कि मेरे दोस्त कहाँ हैं? रानी कौशिकी प्रीति को पीछे देखने का इशारा करती हैं। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उसके तीनों दोस्त स्वरा, मानिनी और सौरभ बेहोश जमीन पर पड़े होते हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तीनों के शरीर ठंडे पड़ चुके होते हैं। वह उनकी सांसें चेक करती है। प्रीति, ये तीनों मर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि सच में प्रीति के सारे दोस्त मर चुके हैं? क्या वह उन्हें बचाने में नाकाम रही? आइए जानते हैं आगे क्या होता है। प्रीति रोते हुए अपने दोस्तों को देख रही होती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और वह पीछे मुड़कर देखती है। कौशिकी, चिंता मत कीजिए, अभी आपके सभी मित्र जिंदा हैं। बस इनकी आत्मा पूर्णिमा के वश में है। आप रोइए मत। जब आप पूर्णिमा को खत्म करेंगी तब उनकी आत्माएं स्वयं उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और वे सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रीति, मुझे आज रात किसी भी कीमत पर उस डायन को खत्म करना होगा। कौशिकी, अब आप यहां से जाएं, क्योंकि बाहर आपके मित्र आपका इंतजार कर रहे हैं। रानी कौशिकी अपने हाथ से इशारा करती हैं और प्रीति एक बार फिर अंधेरे में समा जाती है। कुछ ही देर में वह बावड़ी के बाहर होती है। मिहिर और अमर उसे परेशान निगाहों से देखते हैं। मिहिर, तुम ठीक हो ना प्रीति? तुम जानती हो कि मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें स्वरा मिली या नहीं? और वहां अंदर क्या हुआ? प्रीति, मिहिर, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अगर हमें अपने दोस्तों को बचाना है तो हमें यहां से निकलना होगा। आज रात हमें पूर्णिमा को खत्म करना ही होगा। अमर, आप चिंता ना करें, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर रानीसा की यही इच्छा है तो यही होगा। अब तो माधवगढ़ को पूर्णिमा से आजादी मिलकर ही रहेगी। अंगरक्षक मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखता है। तभी सामने से दासी सुनैना आती हुई दिखाई देती है। सुनैना, रानीसा आप कहाँ थीं? बड़े महाराज और महारानी कितने परेशान हो रहे हैं। चलिए। प्रीति,
हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। आज रात एक विशेष पूजा के लिए हमें स्नान करना आवश्यक था और हम सिपाहियों को लेकर नहीं आ सकते थे। सुनैना, कौन सी पूजा? हमें इस विषय में कुछ नहीं पता। प्रीति, अगर तुम्हें पता होता तो यह विशेष पूजन कैसे होता? सुनैना, और ये अंगरक्षक, ये यहां कैसे? प्रीति, अरे ये दासी कितने सवाल करती है, अब इसे क्या जवाब दें समझ नहीं आता। वो कुछ नहीं, ऐसे ही। सुनैना प्रीति की ओर सवालों भरी निगाहों से देखती है और सभी लोग महल की ओर चल देते हैं। प्रीति, बड़ी अजीब बात है, इस सुनैना ने मिहिर के बारे में कुछ नहीं पूछा। मिहिर, शायद मैं इन्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं। जिस तरह ये सब तुम्हारे लिए भूत हैं, शायद उसी तरह मैं इनके लिए भूत हूं। हम लोग इस दुनिया में फंस गए हैं। प्रीति रानी के कमरे में बैठी है और सिपाही कक्ष के बाहर पहरा दे रहे हैं। सुनैना, आप जानती हैं हम बाजार से आपके लिए एक विशेष तेल लाए हैं, आप कहें तो आपके बालों में लगा दें। प्रीति, नहीं सुनैना, अभी हमारा मन नहीं है। अभी हम बस अकेले रहना चाहते हैं और आराम करना चाहते हैं। आप चाहें तो बाहर जा सकती हैं। सुनैना, ठीक है रानी सा। वो एक नजर प्रीति को देखती है और बाहर की ओर चल देती है। उसके जाते ही प्रीति एक लंबी सांस लेती है। मिहिर, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही हो। प्रीति, समझ नहीं आ रहा है कि इतने पहरे के बीच हम रात को बाहर कैसे निकल पाएंगे। क्या मैं अपने दोस्तों को बचा भी पाऊंगी? पता नहीं हम कभी यहां से निकल पाएंगे या नहीं। प्रीति उदास निगाहों से मिहिर को देखती है। मिहिर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। मिहिर, यह तो मैं नहीं जानता कि हम यहां से निकल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस जहन्नुम में भी रहने को तैयार हूं। ऐसी बात सुनकर प्रीति मुस्कुरा देती है और धीरे से अपना सिर मिहिर के कंधे पर टिका देती है। मिहिर, वैसे तो वो अमर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलकर आता हूं। क्या पता उसके पास यहां से निकलने का कोई प्लान हो। फिर मिहिर प्रीति के माथे पर किस करता है और बाहर की ओर चल देता है। काफी देर तक जब मिहिर वापस नहीं लौटता तो प्रीति को चिंता होने लगती है। तभी अचानक तेज तूफान आने लगता है। हवाएं तेज चलने लगती हैं और खिड़कियां खुद ही बंद हो जाती हैं। प्रीति, ये खिड़की दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो गए? अचानक कमरे में किसी की आवाज गूंज उठती है। प्रीति घबराकर इधर उधर देखने लगती है। कमरे में काला धुआं छाने लगता है। प्रीति, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वह कमरे के दरवाजे की ओर भागती है कि किसी तरह बाहर निकल जाए और अपनी जान बचा सके, मगर कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। प्रीति, हे, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? जब पूरी ताकत लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुलता, तभी प्रीति को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। तांत्रिक रानीसा। प्रीति, तुम यहां क्या करने आए हो? तांत्रिक, आपको हमसे छिपने या डरने की जरूरत नहीं है रानीसा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तभी तांत्रिक की आंखें एकदम काली हो जाती हैं। वह अजीब निगाहों से प्रीति को देखता है। तांत्रिक, आप डरिए नहीं, हम तो यहां आपको अपने दिल का हाल बताने आए हैं। प्रीति, देखिए, आप चुपचाप यहां से चले जाइए वरना हम सिपाहियों को बुला लेंगे। तांत्रिक, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमने कहा ना, हम यहां सिर्फ आपसे बात करने आए हैं। प्रीति, क्या बात करनी है आपको? जल्दी बोलिए और जाइए यहां से। तांत्रिक, रानीसा, हमने आपकी खूबसूरती की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। आज जब आपको बाजार में देखा तो वह सारी तारीफें झूठी लगने लगीं। आप तो स्वयं सौंदर्य की मूरत हैं। जब हमने आपको देखा हम अपना होश खो बैठे। रानीसा, हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। आप हमारे दिल की मलिका बन चुकी हैं। हम अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। तांत्रिक मुस्कुराते हुए उम्मीद भरी निगाहों से प्रीति को देखता है। तभी उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है क्योंकि उसका डर अब क्रोध में बदल जाता है। प्रीति, हम आपको पसंद नहीं करते और अच्छा होगा कि आप इन बेकार के विचारों को अपने मन से निकाल दें। आप जानते हैं कि हमारा विवाह हो चुका है, हम किसी की पत्नी हैं और ऐसे विचार हमारे और आपके लिए पाप हैं, इसलिए आप ऐसे विचार अपने मन से निकाल दें। तांत्रिक धमकाते हुए, हम जिसे चाहते हैं उसे पाकर रहते हैं, आप जल्द ही हमारी होंगी। प्रीति, आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, हमें कुछ गलत करने पर मजबूर मत कीजिए, चले जाइए यहां से। प्रीति गुस्से से तांत्रिक को देखती है। वह मुस्कुराते हुए उसे देखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। फिर कमरे से काला धुआं गायब हो जाता है। प्रीति, इस तांत्रिक से बचकर रहना होगा, इसके इरादे सही नहीं लगते। अचानक कमरे के दरवाजे खुलते हैं। दौड़ते हुए अमर और मिहिर अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। अमर, आप ठीक तो हैं रानीसा? हमने किसी की आवाज सुनी अंदर से। मिहिर, हम अंदर आना चाहते थे लेकिन बाहर कोई अजीब सा साया पहरा दे रहा था, उसने हम लोगों पर हमला किया और फिर अचानक गायब हो गया। प्रीति मिहिर और अमर को पूरी बात बताती है। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। अमर, इस तांत्रिक मंत्रा को हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? प्रीति, इन सब बातों का वक्त नहीं है,
आधी रात होने को है। पहले हमें जाकर पूर्णिमा को ढूंढना होगा। अब सभी लोग पूर्णिमा को ढूंढने निकलते हैं। अमर सिपाहियों को भी भेज देता है। मिहिर भी प्रीति के साथ तैयार होता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। अमर प्रीति को कंबल ओढ़ा देता है और सभी लोग जंगल की ओर निकलते हैं जहां पूर्णिमा अक्सर मिलती थी। रात के अंधेरे में जंगल बहुत भयानक लगता है और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी अचानक किसी की चीख गूंजती है। प्रीति घबराकर इधर उधर देखती है और उसे किसी के मंत्र बोलने की आवाज सुनाई देती है। प्रीति, लगता है पूर्णिमा यहीं कहीं आसपास है। कुछ दूर चलने पर प्रीति को पूर्णिमा दिखाई देती है। आंखें बंद किए पूर्णिमा ध्यान में मग्न बैठी है। उसके सामने अग्नि जल रही है। उसके आसपास खून से लाल घेरा बना हुआ है। वह तेज तेज मंत्र बोलकर खून की आहुति अग्नि में दे रही है। प्रीति, ये पूर्णिमा तो पूजा भी करने लगी। अभी 12 बजने में समय है। अच्छा होगा तब तक इसका ध्यान भटकाऊं। पूर्णिमा, मैं तुम्हें ये पूजा पूरी नहीं करने दूंगी। मेरे दोस्तों को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। प्रीति की आवाज सुनकर पूर्णिमा आंखें खोलती हैं और उसे घूरने लगती है। पूर्णिमा, मेरी पूजा में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे मरने का समय आ गया है। पूर्णिमा गुस्से से प्रीति को घूरने लगती है और चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। प्रीति उस धुएं से घिर जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा फिर से तपस्या में बैठ जाती है और मंत्र बुदबुदाने लगती है। तभी प्रीति को एक पत्थर दिखाई देता है। उसने सोच लिया था कि वह पूर्णिमा की तपस्या को भंग करके ही रहेगी। वह उस पत्थर को उठा लेती है। मिहिर, ये तुम क्या कर रही हो? प्रीति, इस पूर्णिमा की पूजा रोक रही हूं। 12 बजे तक हमें इसे रोक कर रखना होगा। प्रीति पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर पूर्णिमा पर फेंकती है। पूर्णिमा का ध्यान भंग हो जाता है और वह गुस्से से चीख उठती है। पूर्णिमा, तूने इतने अंधेरे में भी मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। लगता है ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे। पूर्णिमा मंत्र बोलती है और खून में आहुति देती है। तभी वह काला धुआं एक भेड़िए का रूप लेने लगता है। कुछ ही देर में एक विशालकाय भेड़िया उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं और वह गुस्से से दोनों को घूर रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या पूर्णिमा दोनों को खत्म कर देगी या फिर प्रीति अपनी योजना में सफल हो जाएगी? आइए आगे बढ़ते हैं। जो धुआं एक भेड़िए में परिवर्तित हुआ था वह प्रीति और मिहिर को घूर कर देखता है और गुर्राता है। मिहिर, क्या तुम लोगों के पास इस चीज से लड़ने के लिए कोई तरीका है? मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर चुका है। अमर, आप चिंता मत कीजिए। हमारे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अमर अपनी तलवार निकालकर प्रीति और मिहिर को पीछे रहने का इशारा करता है। वह आगे बढ़कर भेड़िए पर हमला करता है। भेड़िया अमर के हमले से बच निकलता है और अमर के हाथ पर वार करता है। अमर के हाथ से तलवार छूट जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। प्रीति, मुझे नहीं लगता अमर इसका सामना कर पाएगा। मिहिर, हमें भी कुछ करना होगा। भेड़िया एक बार फिर अमर पर हमला करता है और अमर जमीन पर गिर जाता है। वह गुर्राते हुए प्रीति को देखता है और उस पर हमला कर देता है। प्रीति, राजकुमारी कौशिकी ने कहा था कि मेरे हाथ का यह ब्रेसलेट खंजर में बदल जाएगा, मगर यह तो बदल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इससे डरकर भागने वाली नहीं हूं। मेरे दोस्तों की जान दांव पर लगी है। मुझे उन्हें बचाना है। भेड़िया गुस्से से गुर्राता है और प्रीति पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह भेड़िया प्रीति को चोट पहुंचाता, मिहिर उसके सामने आ जाता है। भेड़िया पंजे से उसके चेहरे पर वार करता है और मिहिर चीख उठता है। प्रीति, मिहिर, मिहिर, आई लव यू प्रीति। अगर बात तुम्हारी आएगी तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। खून से लथपथ मिहिर को देखकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उदास निगाहों से मिहिर को देख रही होती है। तभी भेड़िया फिर गुर्राता है और पीछे से उस पर वार करता है। भेड़िए को अपनी ओर आता देख प्रीति की चीख निकल जाती है। तभी उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे भेड़िए से टकराती है। भेड़िया एक जोरदार झटके के साथ दूर जाकर गिरता है और फिर धुएं में तब्दील हो जाता है। प्रीति दौड़कर मिहिर के पास जाती है। प्रीति, मिहिर, तुम ठीक हो ना? मिहिर धीमे से हाँ में सिर हिलाता है और उठने की कोशिश करता है। उसके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा है। इधर पीछे पूर्णिमा की आवाज तेज होने लगती है। मिहिर, लगता है वक्त आ गया है इस पूर्णिमा को खत्म करने का। आधी रात होते ही प्रीति के हाथ का ब्रेसलेट खंजर में बदल जाता है और प्रीति मजबूती से उसे हाथ में पकड़कर पूर्णिमा की ओर दौड़ती है। पूर्णिमा, ये खंजर। प्रीति जैसे ही पूर्णिमा पर पूरी ताकत से हमला करती है, वह अचानक वहां से गायब हो जाती है। प्रीति, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पूर्णिमा, तुम बचने वाली नहीं हो। मैं मौत के इस खेल को खत्म करके ही रहूंगी। क्या प्रीति इस खूनी खेल को खत्म कर पाएगी? क्या पूर्णिमा का खात्मा हो पाएगा? प्रीति जैसे ही पूर्णिमा पर हमला करती है, वह फिर से गायब हो जाती है। पूर्णिमा, इतनी जल्दी क्या है? खेल तो अभी शुरू हुआ है। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती,
पूर्णिमा मिहिर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मिहिर की आंखें काली और चेहरा सफेद पड़ने लगता है। प्रीति, हे भगवान, ये पूर्णिमा तो मिहिर के शरीर में घुस गई। अब मैं क्या करूं? तभी मिहिर एक शैतानी मुस्कान के साथ प्रीति को देखता है। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। प्रीति, इससे पहले कि मिहिर मेरी जान ले, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। प्रीति की गर्दन पर मिहिर का दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी वह एक आखिरी बार जादूगरनी माया को पुकारती है। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी उठती है और माया प्रकट हो जाती है। माया हाथ से इशारा करती है तो मिहिर उसका गला छोड़ देता है। माया, बहुत हो चुका पूर्णिमा, इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ। और कितने मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगी? पूर्णिमा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो माया, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगी। तभी मिहिर गुस्से में माया पर हमला करता है। माया अपने जादू से उसे दूर फेंक देती है और फिर मिहिर के कानों में कुछ बोलती है। मिहिर पागलों की तरह चीखने लगता है। प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो माया? मिहिर को तकलीफ हो रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? फिर एक तेज चीख के साथ मिहिर बेहोश हो जाता है और पूर्णिमा उसके शरीर से बाहर जा गिरती है। प्रीति, मिहिर, मुझे मिहिर के पास जाना चाहिए। वह दौड़कर मिहिर के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी अचानक पूर्णिमा मौका पाकर प्रीति पर कूद पड़ती है और वह मिहिर से दूर जा गिरती है। प्रीति, जितना बुरा तुम कर सकती थी कर चुकी हो पूर्णिमा, अब मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तभी माया प्रीति को आगे बढ़ने का इशारा करती है। प्रीति मौका पाकर पूर्णिमा के सीने में खंजर उतार देती है। उसकी आत्मा धुएं में बदलने लगती है और पूरी तरह गायब हो जाती है। फिर प्रीति मिहिर के पास जाती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। माया, हमारी रानीसा कौशिकी ने सही इंसान को चुना। आखिर आपने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से पूर्णिमा को खत्म कर ही दिया। प्रीति, अगर आप सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। मुझे खुशी है कि हम सब जिंदा हैं। माया, अब माधवगढ़ में किसी मासूम को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। काश हम भी मुक्त हो सकते, लेकिन लगता है कि हमें हमेशा यहीं रहना होगा। प्रीति, माया ने हमारी बहुत मदद की है, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो ना होती तो शायद हम पूर्णिमा को खत्म नहीं कर पाते। प्रीति, हर किसी को नया जीवन शुरू करने का अधिकार है। आपने माधवगढ़ की बहुत सेवा की है, अब आपको भी मुक्ति दिलवाएंगे। माया, क्या सच में आप हमें इस जीवन से मुक्ति दिलवा देंगी? माया उम्मीद भरी निगाहों से प्रीति को देखती है। वह मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। माया, हमारा शरीर इन जंगलों में कहीं दफन है, आपको उसे जलाना होगा। और सुनिए, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, ये आपको हमेशा हमारी याद दिलाएगा। माया उसके हाथ में एक खूबसूरत नेकलेस रख देती है। प्रीति उसे लेकर खुश हो जाती है। प्रीति, इतने खूबसूरत तोहफे के लिए शुक्रिया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। प्रीति, मिहिर, तुम यहीं आराम करो। अमर, आप हमारे साथ चलिए। प्रीति और अमर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में प्रीति को एक कंकाल नजर आता है। प्रीति, लगता है यही माया का शरीर है। प्रीति मन ही मन ईश्वर को याद करती है और कंकाल में आग लगा देती है। माया मुस्कुराते हुए प्रीति को देखती है और हवा में विलीन हो जाती है। प्रीति, जैसा कि रानी कौशिकी ने कहा था, हमारे दोस्त अब जिंदा हो गए होंगे। चलो मिहिर, अब हमें उन्हें उस बावड़ी से निकालना होगा। अमर, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी आप लोगों को सुरक्षित घर जाते हुए देखना चाहते हैं। प्रीति मिहिर और अमर के साथ बावड़ी की ओर चल देती है। वे अभी कुछ दूर ही चले थे कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। प्रीति, क्या तुम दोनों ने वो आवाज सुनी? मिहिर, कैसी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, शायद तुम्हारा वहम होगा। तभी अचानक प्रीति को किसी के पीछे से पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए पीछे देखती है तो पेड़ों के पीछे से उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। परछाई? रानीसा। प्रीति, मैंने देखा कोई पीछे से मुझे पुकार रहा था। अमर, आप घबराइए मत, हम एक बार जाकर देख लेते हैं। अमर प्रीति की ओर मुस्कुराते हुए देखता है और पेड़ों के पीछे चला जाता है। प्रीति उसे एकटक देख रही होती है। तभी उसे अमर की चीख सुनाई देती है। प्रीति, ये चीख, मुझे पता था कोई हमारा पीछा कर रहा था, मुझे अमर को बचाना चाहिए। धीरे धीरे वह पेड़ों की ओर बढ़ने लगती है। मिहिर, तुम वहां नहीं जा सकती प्रीति। प्रीति, मिहिर, हमें अमर को बचाना होगा, उसने हमारी बहुत मदद की है, हम उसे ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। मिहिर, पर हम नहीं जानते वहां कौन है, और अब तो हमारे पास वो जादुई ब्रेसलेट भी नहीं है। मिहिर की बात को अनसुना करके प्रीति पेड़ों के पीछे चल देती है, लेकिन उसे कहीं भी अमर नजर नहीं आता। प्रीति, अभी तो अमर यहां आया था, अब कहां गायब हो सकता है? मिहिर, प्रीति, हमें यहां से चलना चाहिए, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर प्रीति और मिहिर एक दूसरे का हाथ थामकर बावड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन प्रीति को अपने पीछे वो काली परछाई आती हुई दिखाई देती है। परछाई, रानीसा। कुछ ही देर में प्रीति और मिहिर बावड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और पानी के अंदर कूद जाते हैं। प्रीति एक बार फिर बावड़ी के अंदर रहस्यमयी जगह पर पहुंच गई है, लेकिन मिहिर उसे कहीं भी नजर नहीं आता। प्रीति, मिहिर? है भगवान, कहीं मिहिर फिर से तो बाहर नहीं रह गया? मुझे जल्द ही अपने दोस्तों को लेकर यहां से बाहर निकालना होगा। वह अपने दोस्तों को खोजने लग जाती है, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी कोई नजर नहीं आता। प्रीति, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो सब यहीं थे, अचानक कहां गायब हो गए? रानी भी तो यहीं थी, वो कहां है? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। वह कौशिकी को पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। प्रीति, कौशिकी, कहां हैं आप? उस रहस्यमयी जगह के अंधेरे में प्रीति अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह घबराई हुई इधर उधर देख रही है। तभी, प्रीति, मुझे लगा था कि सारी परेशानी खत्म हो गई, मगर अब ये नई प्रॉब्लम क्या है? ये साया कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तभी पीछे से प्रीति को कोई पुकारता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो रानी कौशिकी उदास निगाहों से उसे देख रही होती है। कौशिकी, आप ठीक है ना? प्रीति रानी को देखते ही अपने सब्र का बांध खो बैठती है। वह गुस्से से रानी को देखती है। प्रीति, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जानती हैं, आपके कहने पर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पूर्णिमा को खत्म किया, और अब ये काला साया मेरे पीछे पड़ गया है। मेरे दोस्त मिहिर, अंगरक्षक अमर, सबको अपने साथ ले गया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे यहां से बाहर निकालेंगी, लेकिन अब तो लगता है कि जिंदगी भर इस भूतिया महल में रहना होगा। कौशिकी, कृपया आप शांत हो जाइए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। प्रीति, तो किसका हाथ है? मेरा? अब मैंने फिर किसी आत्मा को जगा दिया। रानी, ये सब उस तांत्रिक मंत्रा का किया धरा है। प्रीति, अब उसे मुझसे क्या चाहिए? रानी, तांत्रिक मंत्रा ने आपको वश में करने के लिए आप पर काला जादू किया है। यह वही काला जादू है जो आपका पीछा कर रहा है। रानी, हमने आपको यहां डायन पूर्णिमा को मारने के लिए बुलाया था, पर हम भूल गए थे कि आपको तांत्रिक मंत्रा को भी मारना होगा। प्रीति, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अमर, माया, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि तांत्रिक मंत्रा से भी मुझे लड़ना है। रानी, अगर हम आपको भविष्य बता देते तो भविष्य बदल जाता। हमने आपसे कहा था कि आपको हमारी जिंदगी का हर पहलू जीना होगा। हमने आपके दोस्तों को बाहर भेज दिया है। अगर आप यहां से गईं तो आपके साथ साथ वह काला साया भी बाहर चला जाएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। नहीं, हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते। प्रीति, आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी हैं। आपने पहले भी तांत्रिक को मारा था, तो एक बार और मार सकती हैं। कौशिकी, अफसोस, हम सिर्फ एक आत्मा हैं जो सदियों से इस किले में भटक रही है। माधवगढ़ की रानी तो अब आप हैं। अब इस समस्या का समाधान आपको ही ढूंढना होगा और इसका सामना भी आपको ही करना होगा। तभी पीछे से प्रीति को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और फिर अचानक कौशिकी गायब हो जाती है। प्रीति घबराकर पीछे देखती है। प्रीति, कौन है वहां? परछाई, रानी सा, यहां आइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्रीति, क्या तुम यहां से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकते हो? वह धीमे कदमों से परछाई की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह परछाई के करीब पहुंचती है, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान खिल उठती है। वह परछाई प्रीति का हाथ पकड़ लेती है। प्रीति, छोड़ो, छोड़ो, मुझे जाने दो। काफी कोशिशों के बाद भी वह छूट नहीं पाती और वह धीरे धीरे अंधेरे में समा जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह फिर से माधवगढ़ के जंगलों में पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर सामने बैठे तांत्रिक मंत्रा पर पड़ती है, जो आंखें बंद किए ध्यान में बैठा है। तांत्रिक, क्लीं क्लीं चामुंडेश्वरी। प्रीति, तो ये तांत्रिक मंत्रा मुझे यहां लेकर आया है। प्रीति, अगर मैं इस तांत्रिक की वजह से इस किले में फंसी रह गई तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। प्रीति जैसे ही तांत्रिक की ओर बढ़ने लगती है, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह छुप जाती है। प्रीति, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई इस ओर ही आ रहा है। वह वहीं खड़ी रहकर सामने से आती आवाज की ओर देखती है। तभी उसकी नजर काले साए पर पड़ती है, जो बेहोश अमर को खींच कर ला रहा है। अमर, कमजोर आवाज में, प्रीति,
काला साया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, वह अमर के साथ साथ प्रीति को भी पकड़ लेता है। प्रीति, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? काला साया उसे खींचते हुए तांत्रिक मंत्रा के पास ले जाता है। मंत्रा शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखता है। तांत्रिक, रानीसा, आखिर आप हमारे पास आ ही गईं। प्रीति, अपनी मर्जी से नहीं, तुमने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया है हमें यहां लाने के लिए। मंत्रा, रानीसा, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है और हम तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। प्रीति, कितनी बार कहें कि आपका और हमारा कोई मेल नहीं। अच्छा होगा आप हमसे विवाह करने का सपना छोड़ दें और हमें तथा हमारे अंगरक्षक अमर को जाने दें। मंत्रा, मगर आपको ऐसा क्या चाहिए जो हम आपको नहीं दे सकते? धन, ऐश्वर्य, वैभव सब आपके कदमों में रख सकते हैं। प्रीति, मोहब्बत काले जादू से पाने की कोई चीज नहीं जो जब चाहा हासिल कर ली। मोहब्बत दिल में छुपे प्यार और जज्बातों से होती है। अब बस आप हमें दोनों को यहां से जाने दीजिए, वरना। मंत्रा, वरना क्या रानीसा, क्या करेंगी आप? भूलिए मत, हम सर्वशक्तिमान हैं। प्रीति, और हम माधवगढ़ की रानी हैं। हमारे एक आदेश पर हमारी सेना आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग कर देगी। प्रीति की बात सुनकर तांत्रिक मंत्रा जोर से हंसता है। प्रीति, लगता है यह तांत्रिक पागल हो चुका है। मैं इसे मारने की धमकी दे रही हूं और यह हंसे जा रहा है। तांत्रिक, आपका माधवगढ़ और आपकी सेना, मैं इसे एक पल में तबाह कर सकता हूं। देखना चाहेंगी कैसे? आपके सामने ही आपके अंगरक्षक को मौत के घाट उतार दूंगा। वह अपने सामने रखी हुई तलवार उठाता है और अमर की ओर बढ़ता है। प्रीति, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो ये अमर को मार देगा। वह घबराकर इधर उधर देखती है। उसे एक बड़ा पत्थर और उसके पास गिरी हुई तलवार दिखाई देती है। वह जल्दी से तलवार उठाती है और मंत्रा की गर्दन पर वार करती है। उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। प्रीति, क्या मैंने इसे सच में मार दिया? वह हैरानी से मंत्रा के मृत शरीर को देख रही होती है। तभी उसे जंगल में किसी की हंसी सुनाई देती है। प्रीति, यह कैसे हो सकता है? मंत्रा फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? तांत्रिक, हमें मारना इतना आसान नहीं है रानीसा। हम महान तांत्रिक हैं, अमर हैं हम। वह इशारा करता है और काला साया प्रीति की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, काला साया उसे पकड़ लेता है। प्रीति, मुझे नहीं लगता हम इस तांत्रिक को हरा पाएंगे। अब तो मेरे पास जादुई ब्रेसलेट भी नहीं है। मंत्रा, अब भी मौका है, मान जाइए रानीसा। हम आपको इस अंगरक्षक की जिंदगी उपहार में देंगे। प्रीति, नहीं, कभी नहीं। तुमसे विवाह करने से तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। मंत्रा, जैसी आपकी इच्छा रानीसा। वह फिर से तलवार लेकर अमर की ओर बढ़ता है। प्रीति घबराई हुई उसे देख रही होती है। तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। प्रीति, ये आवाज रानी कौशिकी की है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। जंगल के घने अंधेरे में एक तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक मंत्रा से टकराकर उसे दूर गिरा देती है। तांत्रिक मंत्रा, ये किसने किया? ये रोशनी किस तरह का तिलिस्म है? वह हैरानी से चारों ओर देखता है। तभी प्रीति की नजर रानी कौशिकी पर पड़ती है, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही होती है। कौशिकी, आप तो ठीक हैं। उम्मीद है हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई। हम उस जादुई कमरे में फंस गए थे, इसलिए देर हो गई। प्रीति मुस्कुराकर सिर हिलाती है। रानी कौशिकी गुस्से में प्रीति के पीछे खड़े काले साये को देखती है। वह कुछ मंत्र पढ़ती है और काला साया गायब हो जाता है। मंत्रा, कौन है? सामने आओ। प्रीति, लगता है मंत्रा रानी कौशिकी की आत्मा को देख नहीं पा रहा है। रानी तेजी से मंत्रा की ओर बढ़ती है और उसे पूरी ताकत से उठाकर दूर फेंक देती है। तभी अमर की आंखें खुलती हैं। प्रीति और अमर मुस्कुराकर मंत्रा की ओर देखते हैं। कौशिकी उसकी गर्दन पकड़े खड़ी है। मंत्रा, बस बहुत हुआ ये खेल। वह जोर से चीखता है। अचानक उसका काला जादू रानी कौशिकी की शक्तियों पर हावी होने लगता है और रानी कमजोर पड़ने लगती है। कौशिकी, हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा देर तक तांत्रिक मंत्रा को रोक पाएंगे। आप दोनों यहां से जल्दी चले जाओ। प्रीति, मैं आपको यहां अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस तांत्रिक का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। रानी एक कमजोर मुस्कान के साथ प्रीति की ओर देखती है और फिर एक बार फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन
मंत्रा की ताकत रानी की शक्तियों पर हावी हो जाती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति, अंगरक्षक, आप क्या देख रहे हैं? रानी की मदद कीजिए। प्रीति की बात सुनकर अमर तलवार लेकर आगे बढ़ता है और मंत्रा पर पीछे से हमला करता है। प्रीति, इसका भी कोई फायदा नहीं। तांत्रिक मंत्रा को किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। हमें कुछ और सोचना होगा। कौशिकी, तांत्रिक मंत्रा की मौत उसी के काले जादू से होगी। आपको उसके काले जादू से जुड़ी वस्तु को नष्ट करना होगा। प्रीति, यहां तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज नष्ट करनी है? कौशिकी, आप जो भी करें सोच समझकर करें। अगर आपने कोई गलत वस्तु हवन में डाल दी तो उसका जादू आपको ही खत्म कर देगा। यहां रखी किसी एक विशेष वस्तु से उसने आप पर काला जादू किया है। ध्यान से सोचकर फैसला लीजिए। प्रीति घबराते हुए इधर उधर देखती है। उसकी नजर हवन कुंड के पास रखी चीजों पर जाती है। बहुत सारे हथियारों के बीच उसे एक काले कपड़े की गुड़िया और एक तेल की शीशी दिखाई देती है जिसमें से काला धुआं निकल रहा होता है। प्रीति, इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए जिससे तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू करने की कोशिश की है? वैसे तो सभी लोग यही कहते हैं कि काले जादू के लिए काली गुड़िया का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मंत्रा इतना शातिर और चालाक है कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि मुझे आसानी से जादू का तोड़ मिल जाए। और ये तेल की बोतल, ये तो वही है जो दासी सुनैना ने हमारे लिए उस दिन बाजार से खरीदी थी। ये यहाँ कैसे आई? और मंत्रा को इसकी क्या आवश्यकता थी? और हाँ, तभी से तो वो काला साया मेरे पीछे पड़ा है। हो ना हो, इसी तेल की बोतल में काला जादू किया गया है। जैसे ही वह तेल की बोतल उठाकर अग्नि की तरफ बढ़ती है, मंत्रा चीखने लगता है। मंत्रा, नहीं नहीं। इससे पहले कि वो तेल की बोतल अग्नि में डाल पाए, अचानक तेज आंधी चलती है और बोतल उसके हाथ से छूटकर एक बड़ी चट्टान पर गिर जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? अब ये तांत्रिक कभी नहीं मरेगा। वह उदास नजरों से चट्टान को देखती है। तभी वहां से एक तेज रोशनी निकलती है और मंत्रा उसे देखकर चौंक जाता है। मंत्रा, ये क्या हो रहा है? तांत्रिक मंत्रा घबराते हुए वहां से भाग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दूर जा पाए, चट्टान उस पर गिर जाती है। जंगल में तांत्रिक की चीख गूंज उठती है। कौशिकी, आखिर तांत्रिक का अंत हो ही गया। प्रीति, अच्छा है, दुष्ट तांत्रिक मर गया। अब माधवगढ़ को श्राप से मुक्ति मिल गई। वह मुस्कुराते हुए रानी को देखती है। तभी जंगल में एक आवाज सुनाई देती है। आवाज, रानी कौशिकी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी करनी माधवगढ़ को भुगतनी होगी। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि माधवगढ़ बर्बाद हो जाएगा। माधवगढ़ का खुशहाल राज्य रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए यहीं कैद होकर रह जाओगी। प्रीति, लगता है मैंने कोई गलती कर दी। तभी तो मंत्रा का श्राप माधवगढ़ को लग गया। रानी कौशिकी, हम अतीत को बदल नहीं सकते। माधवगढ़ का इतिहास कभी नहीं मिटेगा। माधवगढ़ की रानी और मंत्रा के श्राप की कहानी लोग सालों तक सुनेंगे। हम सिर्फ माधवगढ़ पर लगा कलंक मिटाना चाहते थे। यहां आने वाले मासूमों की जान लेने वाली पूर्णिमा को खत्म करना चाहते थे। आपने हमारे माधवगढ़ से उस बुरी आत्मा को खत्म किया, आपका शुक्रिया। प्रीति, क्या आप यहीं कैद रहेंगी? रानी, माधवगढ़ हमारा घर है। जब तक माधवगढ़ है, हम इतिहास की तरह इसके साथ रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अमर, आपकी बहादुरी, आपकी समझदारी आपको एक सच्ची रानी बनाती है। हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। हम आपको याद रखेंगे। प्रीति, हम भी आपको याद रखेंगे। माधवगढ़ की रानीसा और बहादुर अंगरक्षक अमर। वह मुस्कुराते हुए रानी कौशिकी के गले लग जाती है। वह धीरे से उसके कान में कुछ बोलती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। चिड़ियों के चहकने की आवाज से प्रीति की नींद खुलती है। वह इधर उधर नजर दौड़ाती है। वह मारसा बनगढ़ के किले के बाहर है। उसके दोस्त उसके पास ही बैठे हैं। प्रीति, मिहिर, मानिनी, सौरभ, स्वरा, तुम लोग ठीक तो हो ना? मिहिर, हाँ, हम लोग ठीक हैं। मगर कितनी अजीब बात है ना, हम सब माधवगढ़ के किले के बाहर सो रहे थे और हम में से किसी को याद ही नहीं कि हम यहां कैसे आए। मुझे तो बस इतना याद है कि हम माधवगढ़ घूमने आए थे। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। प्रीति, लगता है
मेरे अलावा किसी को याद नहीं कि हम माधवगढ़ के अतीत में फंस गए थे। मिहिर, मैडम, बैठे बैठे मुस्कुराओ मत, हमें घर चलना है, चलो यहां से। तभी वहां स्वरा के बाबा भी आ जाते हैं और चारों दोस्त उनसे विदा लेते हैं। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। प्रीति की नजर माधवगढ़ की छत पर पड़ती है, जहां पर खड़ी रानी कौशिकी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। प्रीति, माधवगढ़ का किला और रानी कौशिकी, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कभी माधवगढ़ का इतिहास बदल पाएगा? क्या रानी कभी श्राप मुक्त हो पाएगी? अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या इस कहानी ने आपके मन को छू लिया? कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो मिलती रहेंगी आपको ऐसी अद्भुत कहानियां। और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे उन सभी को जिन्होंने समय निकालकर कमेंट किए, जैसे कि दीपक गुजरात से, पूनम सोनीपत से, सोनू राय, और उन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाया। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या इस कहानी ने आपके मन को छू लिया? कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो मिलती रहेंगी आपको ऐसी अद्भुत कहानियां। और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे उन सभी को जिन्होंने समय निकालकर कमेंट किए, जैसे कि दीपक गुजरात से, पूनम सोनीपत से, सोनू राय, और उन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाया।